मुझे मेरी कैपिटल को 1 लाख से 3 लाख करने में 5 दिन लगे और 5 लाख से 10 लाख करने में सिर्फ 2 दिन लगे। मार्केट का एक सिंपल रूल है, 90 डेज रूल। स्टार्टिंग के 90 दिन में 90% लोग स्टार्टिंग का 90% कैपिटल लूज कर देते हैं अपना इस मार्केट में। एक चीज मैं आपको बताऊं, इस स्ट्रेटेजी में एक बहुत चीज इंपॉर्टेंट है जो मुझे बड़े ब्रेकआउट्स के गलती से भी कोई अब पुट बाय नहीं कर लेना और कॉल सेल नहीं कर देना, नहीं तो बैंक निफ्टी बैंक को खाली कर देगा, मतलब पूरा डीमेट अकाउंट खाली कर देगा। रीजन वहीं से 3000 पॉइंट की रेंज। तो दोस्तों आज हमारे साथ शुएब आलम सर, जिनको आपने जो स्टॉक पे देखा होगा, एंड रिसेंटली सर ने एक बहुत ही अच्छा कारनामा किया है। सर ने अपने 1 लाख के कैपिटल को कितना सर 15 लाख में कन्वर्ट किया। हाँ। 15 लाख में कन्वर्ट किया और वो भी आई थिंक 1-2 हफ्ते में। ऑलमोस्ट मेरे 12 ट्रेडिंग डेज में मैंने ये कैपिटल को अपना 1 लाख से 15 लाख में कन्वर्ट किया है, जो कि मेरा 90 डेज का ट्रेडिंग चैलेंज था। ऑलमोस्ट मैंने वो 12-13 दिन में अचीवमेंट कंप्लीट कर लिया। मतलब सर ने सोचा था कि अपने 1 लाख को 10 लाख बनाएंगे 90 दिन के अंदर, 90 दिन, जो कि 2 हफ्ते के अंदर हो गया। तो आज हम जानने वाले हैं सर की पूरी स्ट्रेटेजी, सर का पूरा पीएनएल हम ऑडिट करने वाले हैं आपके सामने कि सर ने जो प्रॉफिट किया क्यों किया, सर ने जो लॉस किया किस दिन लॉस किया, क्यों लॉस किया, और कितने डेज जो थे उनके वो ग्रीन में थे, कितने वो रेड में थे। तो आज हम पूरी जो जर्नी है एक महीने नहीं कहूंगा 2 हफ्ते की, वो सर से जानने वाले समझने वाले। सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू। एंड मैं चाहूंगा सर अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारी ऑडियंस को। थैंक यू सो मच उमर भाई कि आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया। और मेरा नाम शुएब आलम है, मैं ब्लॉग जामिया मिलिया इस्लामिया से मेरी क्वालिफिकेशन हुई है और मेरा स्टे भी वहीं पर ही है। तो मेरी जर्नी काफी स्ट्रगल रहा, 10 से 12 साल मार्केट में हूँ, काफी स्ट्रगल दिखे, काफी अप एंड डाउन देखे, जैसे ऑडियंस ने देखा भी होगा जो स्टॉक पे मैंने पूरी अपनी जर्नी वहां पर बताई भी है। तो ये स्टॉक मतलब स्टॉक मार्केट का जो हम लोग बिजनेस है, ये इतना इजी बिजनेस नहीं है, एक बहुत हार्डकोर बिजनेस है। यहाँ पर आप एक टाइम के बाद, एक एक्सपीरियंस के बाद ही आगे कहीं ना कहीं पैसा बना पाते हो। काफी अप एंड डाउन रहे हैं लाइफ में, काफी आप इस वीडियो में तो मैं काफी जर्नी पे नहीं जाना चाहूंगा, कोशिश करूंगा आप लोगों को कुछ सिखाने की, कुछ बताने की, कुछ अच्छा करने की, क्योंकि आपने अगर इतने दिल से बुलाया यहाँ पे तो कोशिश करूंगा कुछ अच्छा करने की यहाँ पे। तो सर अभी जैसे आप बता रहे हो, अगर आपको दोस्तों नहीं पता तो सर ने एक चैलेंज लिया था अपने यूट्यूब चैनल पे, जहां पे उन्होंने बोला था कि वो 90 डेज का एक चैलेंज ले रहा है, जिसमें एक्चुअली वो 1 लाख के कैपिटल को 10 लाख करेंगे 90 दिन के अंदर। एग्जैक्टली। लेकिन वो जल्दी हो गया। तो हम सबसे पहले सर जो जल्दी हुआ उसका पीएनएल देख सकते हैं? बिल्कुल, मैं दिखा सकता हूँ आपको। आप दिखाइए पीएनएल। तो मैं पीएनएल में लेके चलता हूँ। चैलेंज जो मेरा स्टार्ट था वो हम लोगों ने 9 सितंबर से स्टार्ट किया था और ऑलमोस्ट अभी भी वो चैलेंज में, मतलब उसी फंड से मैं आगे ट्रेड भी कर रहा हूँ, उसी फंड के साथ काम करो। बट आज हम लोग कितने तारीख में है? 29 तारीख में। हाँ। जिसमें के 12 दिन 13 दिन मेरे को ट्रेडिंग डेज मिले हैं। उस ट्रेडिंग डेज में मैंने क्या अचीवमेंट किया, क्या लूज किया, वो सारी चीजें आपके साथ मैं शेयर करने वाला। सर आपने ऑप्शन ट्रेडिंग करी है, ऑप्शन बाइंग करी है? एक्चुअली मैं नेकेड बाइंग ही करता हूँ, ऑप्शन कोई अच्छा, सेलिंग नहीं करता हूँ। अच्छा। मेरी 2 चीज मेरे को फेवरेट है, मेरा स्टॉक ऑप्शन बाइंग और ऑप्शंस बाइंग, इंडेक्स ऑप्शन बाइंग है। ठीक है। तो कोई हेजिंग नहीं है, कोई सेलिंग नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बाइंग से ही पैसा बना है। पूरी एक ट्रेड्स को आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, क्या क्या ट्रेड्स मैंने वहां पे ली है और कहाँ मेरा लॉसेस हुए हैं, लॉसेस में मेरी क्या मेंटलिटी थी, साइकोलॉजी थी, या मेरे प्रॉफिट्स को पूरा राइड करने की क्या साइकोलॉजी थी। तो दोनों चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है सर, दिखाइए पीएनएल दिखाइए। 9 सितंबर से हमने स्टार्ट किया था, आज हम चलते हैं 29 तारीख में। तो ऑलमोस्ट हम इसको देख लेते हैं 26 तारीख, जो हमने लास्ट मेरा ट्रेडिंग डेज था, वहां तक हम चलेंगे। ये अपना अचीवमेंट है अभी तक का। अच्छा। है ना? तो हम लोगों ने अगर प्रॉफिट बनाया है इसमें 15 लाख ऑलरेडी प्रॉफिट अभी तक बना चुके हैं। ये कैपिटल वही 1 लाख का कैपिटल था। 1 लाख के कैपिटल पे आपको टोटल अमाउंट भी दिखा दूंगा, कितना मैंने डाला था उसमें और कितने से मैंने अभी तक बना के लेके आया हूं। बट उससे पहले कुछ कोशिश करूंगा आपको ना ट्रेड्स एक्सप्लेन करने की। हाँ, जैसे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे करीबन आपके 2 दिन लॉसेस के हैं। 2 दिन लॉसेस में है और मतलब 12 दिन आपने ट्रेड करा है, 2 दिन लॉस, मतलब 10 दिन कंटिन्यूसली प्रॉफिट होगा। कंटिन्यूसली प्रॉफिट में है। इसमें अगर आप देखोगे कितने दिन हम लोगों की ट्रेडिंग डेज हुई है, 14 दिन ट्रेडिंग डेज अभी तक, मतलब वही 2 हफ्ते हो गए। 2 हफ्ते में हम लोगों ने ये अचीवमेंट की है। हाँ। जिसमें से 2 दिन मेरे लॉसेस हैं, 2 दिन लॉसेस में मेरे 12 दिन प्रॉफिटेबल है। बट वो 12 दिन प्रॉफिटेबल में भी 15 लाख के प्रॉफिट में हूँ। अच्छा। अब इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट एक है उमर भाई, आपको देखना पड़ेगा कि इस 15 लाख के प्रॉफिट में भी सिर्फ और सिर्फ मैंने ऑलमोस्ट 50,000 की ब्रोकरेज दी है। ऑडियंस को ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा हूँ, खासकर वो स्कैल्पर्स के लिए, कि अभी 1 अक्टूबर से एसएसटी चार्ज बढ़ने वाले हैं। उस एसएसटी चार्ज पे बढ़ने के बाद अगर आप 1 लाख रुपए से ट्रेड करते हो ना, ऑलमोस्ट 40 to 45% आपको चार्ज टैक्सेस लगेंगे। इस 15 लाख के प्रॉफिटेबल में भी मैं सिर्फ 50,000 की ब्रोकरेज दिया हूँ। ऑलमोस्ट अगर यहाँ पर 15 लाख का लॉस होता है ना, तो लोगों के 5 लाख की ब्रोकरेज आ रही होती है। सही बात है। तो ये बहुत बड़ा पार्ट है जिसको हम कभी समझ ही नहीं पाते। मतलब लॉसेस दिखता है, वो सारा हमारे लॉसेस है, पर लॉसेस कहाँ कहाँ है ये पता नहीं है। मतलब हमें ये भी पता होना चाहिए कि टैक्स भी हमारे पॉकेट से जा रहा है। अगर हम कोई भी ब्रोकरेज दे रहे हैं तो वो भी हम लोगों की पॉकेट का पार्ट है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रोकरेज भी कैसे बचाया जाए। तो मैं थोड़ा सा ब्रोकरेज देने में कंजूस हूँ, बिकॉज मैं स्कैल्पिंग नहीं करता, रोज मेरे ट्रेड्स के प्लान नहीं होते। एक बार स्विंग
ट्रेड्स के मैं प्लान करता हूँ और बड़े मोमेंटम को कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो मेरे को 15 दिन में एक बार मिले, पर कोशिश करता हूँ कैप्चर बड़े मोमेंट्स को करने की। सर एक बार मैं लैपटॉप देख सकता हूँ? एग्जैक्टली अब देखो सारी ट्रेड्स भी मैं आपको सर यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ऑडियंस को समझाने के लिए हम ना ब्रेक डाउन करते हैं पहले दिन से ही, एग्जैक्टली कि आपने 9 तारीख को कौन सी ट्रेड ली, फिर 10 को क्या ली, इस तरीके से चलता है। थोड़ा सा ऑडियंस को समझ में आएगा कि आपने पहले दिन कितना प्रॉफिट किया, कैसे किया आगे। तो हम चलते हैं, सबसे पहले हम 9 तारीख की ट्रेड देखते हैं। 9 को ही चैलेंज शुरू करा था? एग्जैक्टली मेरा 9 को चैलेंज शुरू हुआ। ठीक है, तो 9 को ही सर आपने जो पहले दिन अपना चैलेंज शुरू किया, एग्जैक्टली आपने करीबन 50,000 रुपीज का प्रॉफिट जनरेट किया। नहीं 50 45,000 का, 47,000 का उसमें प्रॉफिट था, जिसमें 2,000 की ब्रोकरेज भी गई, तो नेट रियलाइज 45 था। 45 हाँ। ठीक है, तो सर इसमें आपने किया क्या था, मेरे को आप समझाना चाहेंगे? एग्जैक्टली उस दिन बैंक निफ्टी में, इसलिए इस दिन भी मेरा लॉसेस हुए हैं। असल नहीं लॉसेस, मैंने यहाँ पर निफ्टी में 3,000 का लॉसेस काटे, हाँ। यहाँ पर निफ्टी में 1100 रुपए का लॉसेस काटा, या पीएल का एक मैंने स्टॉक का ट्रेड लिया था, वहां पर 300 का लॉसेस करा। बट ओवरऑल मैंने गेन का किया, एक स्टॉक ऑप्शंस का ट्रेड लिया 11,000 रुपए का प्रॉफिट, और एक बैंक निफ्टी का ट्रेड लिया, वहां 40,000 रुपए का प्रॉफिट। तो लॉसेस काटने के बाद भी मैं ओवरऑल कहाँ क्लोज हुआ, ग्रीन में क्लोज हुआ। अच्छा, मतलब मान के चले तो पहले ही दिन आपने 50% का गेन किया था? एग्जैक्टली पहले ही दिन मैंने वहां से 50%, ये बैंक निफ्टी करके, उस दिन ही बैंक निफ्टी ने अपना 51,200 से जो मैंने अपने टेलीग्राम में अपडेट दिया था, वहां से ब्रेकआउट देना स्टार्ट किया था। और मैंने वहां पर पर्टिकुलर लिखा था कि गलती से भी आज कोई पुट बाय नहीं कर लेना, या ना कॉल को सेल नहीं कर देना, तो बैंक निफ्टी का अकाउंट खाली कर देगा। जहां से बैंक निफ्टी ने 3,000 पॉइंट की रैली करी है, 54,000 पे आ गया है, उस पूरी 3,000 की रैली को मैंने ना करीब 2500 पॉइंट से ना मैंने अपने इसमें कैप्चर की है। तो काम करते हैं, अपन जाते हैं बैंक निफ्टी में, जहां पे आपने प्रॉफिट किया है। हाँ, ये बैंक निफ्टी का फ्यूचर। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, हमने चार्ट खोल लिया है। ये 9 तारीख का ही एक्चुअली मार्केट है। तो सर आपने जो ट्रेड्स वगैरह ली थी वो इस मार्केट के अंदर ली थी, जो थोड़ा सा अच्छा मोमेंटम था एग्जैक्टली। अच्छा ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे पूरी बाइंग की ट्रेड थी, सर ने सेल बिल्कुल भी नहीं करा। ठीक है, और डिक्सन में आपने सर क्यों ट्रेड किया था? डिक्सन में भी उस दिन एक्चुअली डिक्सन का चार्ट भी अगर आप देखोगे, मैं स्टॉक ऑप्शन में मेरी थोड़ी सी स्पेशलिटी है, तो वो एक पूरी स्ट्रेटेजी जो मैं आपको शेयर करूंगा। अभी वो सारी चीजें 1-2 स्टॉक्स में और बताऊंगा, शायद आज के बाद ऑडियंस का स्टॉक सिलेक्शन का और उसको ट्रेड करने का नजरिया बदल जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को सारी चीजें आज एक्सप्लेन करने की। सर मेरे को बताइए, अभी हमने आपका पीएनएल देखा, हमें पता चल गया कि 45,000 का पहले दिन आपको प्रॉफिट हुआ था। एग्जैक्टली। तो मेरे को बताइए, आपने मार्केट के अंदर सिर्फ लॉन्ग किया है पूरे 2 हफ्ते में, या शॉर्ट किया है? इस पूरी जर्नी में मैंने स्टॉक ऑप्शंस भी और इंडेक्स ऑप्शन भी लॉन्ग ही किया है, शॉर्ट नहीं किया। बट ये देखना, इस छोटी कैपिटल को मल्टीपल ट्रेड्स बनाने, मतलब कहा मुझे बैंक निफ्टी में ट्रेड करना था, फिर उस फंड को फ्री करके कहा मुझे स्टॉक्स में ट्रेड करना था, और फिर स्टॉक से फ्री करके कहा फिर अगेन बैंक निफ्टी में ट्रेड करना था। तो क्योंकि मेरे पास उस टाइम कैपिटल कम था और उसको रोटेट ज्यादा करना, इसीलिए ये जो मैं ब्रोकरेज आपको बता रहा हूँ ना, 50,000 की 10 लाख में या 50 लाख में गई है, ये भी मेरे हिसाब से 20,000 ज्यादा है। अच्छा, रीजन ऑफ क्योंकि मैं मल्टीपल ट्रेड्स पे बहुत रहा, क्योंकि मुझे जहां छोटे छोटे प्रॉफिट मिलते रहे, मैं अपनी ट्रेड्स में चेंज करता रहा। मुझे पहले करना था कैपिटल बिल्ड अपना, एक बार मेरा 2x या 3x कैपिटल हुआ, फिर मेरे को ना ऑप्शंस मिल गए कैपिटल्स में ट्रेड करने के। डिक्सन को ऑलमोस्ट इस पूरी जर्नी में डिक्सन से मैंने 2.5 से 3 लाख रुपए प्रॉफिट बुक किए, सिर्फ डिक्सन से। पहले दिन आपने 11,000 रुपए सिर्फ लॉन्ग करके, सिर्फ ऑप्शन बाय करके। तो 2.5 से 3 लाख, क्योंकि मेरा एक सेटअप है जो मैं यूज करता हूँ। मुझे वीकली में कोई स्टॉक चलता है ना, तो 2 से 3 ट्रेड्स देता है, मैंने बुक किया, अगेन फिर बैंक निफ्टी में मौका मिला तो वहां बुक किया, फिर से डिक्सन बाय किया। तो ये जर्नी में उस मल्टीपल पैसे को घुमाने का मतलब था, छोटा कैपिटल घुमाने का मतलब था कि एटलीस्ट मुझे मल्टीपल ट्रेड्स करनी पड़ी छोटी कैपिटल। मतलब सर का कहने का ये मतलब है कि सर ने जो पहले दिन प्रॉफिट कमाया वो इसलिए कम कमाया, मतलब ज्यादा भी कमा सकते थे। हाँ, बात है, ये बैंक निफ्टी में कोई एक ट्रेड में नहीं बना, इसमें भी मैंने 200 क्वांटिटी बाय करी, फिर सेल आउट की, फिर बाय करी, फिर सेल आउट करी। हाँ। इस तरीके से टोटल प्रॉफिट 40,000 रुपए हुआ। हाँ, और सर को ना एक्चुअली कैपिटल चाहिए था। एग्जैक्टली, मुझे मतलब ऐसा तो है नहीं कि 10 लाख रुपए ऐसे ही कमा लेंगे। नहीं। पहले तो आपको एक कैपिटल का 2x तो करना ही पड़ेगा, 2x करना, या क्या कह सकते हैं, डबल कर दिया ऑलमोस्ट। एग्जैक्टली। जब भी आपके पास मोर कैपिटल बचेगा 10 लाख कमाने के लिए। मुझे मेरी कैपिटल को 1 लाख से 3 लाख करने में 5 दिन लगे, और 5 लाख से 10 लाख करने में सिर्फ 2 दिन लगे। ओके, एक ही चीज मैं बताना चाहूंगा ऑडियंस को, ये जर्नी कोई 10 दिन की नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, पिछले 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है। शायद मेरे अकॉर्डिंग ये जर्नी 10 से 12 साल में आज हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोग चैलेंज लेते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं करने के लिए, तो ये जर्नी कोई एक दिन की नहीं थी, या 10 से 12 दिन की जर्नी नहीं थी। इस जर्नी को करने के लिए मेरी 10 साल की रात दिन की मेहनत है। मैं भी कभी स्मार्ट हुआ करता था, ये डार्क सर्कल ना ऐसे नहीं आ गए मेरे चेहरे पे। मैंने भी मार्केट को रोज 15 से 18 घंटे दिए, मतलब एक जर्नी वो थी, इंडियन मार्केट क्लोज होने के बाद में मैं यूएस मार्केट को बैठ के दिखता था। तो आपका हार्ड वर्क, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी साइकोलॉजी अगर उस लेवल पर डेवलप हो जाती है, तो यहाँ पर आप इस चीज को कर सकते हो। कंटिन्यू लोगों का मिथ आज भी मार्केट में है कि बड़े पैसे से पैसा बना सकते हो। मैं ये बोलता हूँ, ज्यादा नॉलेज से छोटे पैसे से बड़ा पैसा बना सकते हो। तो सर ये था हमारा पहले दिन का। अब हम चलते हैं, मान के चलते हैं दूसरे दिन पे आपने क्या किया। 10 में, हाँ, दूसरा दिन हमारा 10 तारीख है।
उस दिन आपका लॉस हो गया एग्जैक्टली उस दिन मेरा लॉस हुआ। और वो भी आई थिंक उस दिन आपने कम ट्रेड ली थी। एक्चुअली ये पीएल की ट्रेड क्या था, मैंने ट्रेड्स कम थी। ये ट्रेड्स में लॉस क्यों हुआ रिजर्व पीएफसी में, हाँ। मेरा एक जीटीटी ऑर्डर पड़ा था महीने का कभी का पहले का। अच्छा मतलब पहले का वो ऑर्डर पहले का जीटीटी में ऑर्डर पड़ा था, वो मुझे एग्जैक्टली पता भी नहीं था। मैं उस दिन एक शूट में था तो मैं ट्रेड में नहीं था उस दिन। ये ऑर्डर लगा और लगने के बाद में मुझे पता ही नहीं चला कि 15,000 का लॉस हो गया इसमें। अरे बाप। बट वो ट्रेड्स भी मैंने काटा कि चलो ये भी पार्ट्स ऑफ जर्नी है। हम्म। मेरे को वहां पर भी डिमोटिवेट नहीं हुआ कि यार मैंने कल प्रॉफिट बनाया, 1 लाख कैपिटल थी और आज 15,000 लूज कर दिए। तो डिमोटिवेट होता शायद, तो वहां कहीं ना कहीं माइंड सेट खराब होता। हाँ। लगा जो पार्ट था जर्नी का वो भी लॉसेस थे, मैं ट्रेड लेके भी लॉसेस कर सकता था। बट वो जीटीटी पहले का कभी पड़ा था, वो एग्जीक्यूट हुआ और उससे 15,000 का मेरा उस दिन लॉस भी हुआ है। मतलब गलती थी, मतलब पुराने ऑर्डर्स लगे रहे थे वरना लॉस भी नहीं होता। लॉस भी नहीं होता। ठीक है, हम 11 तारीख पे चलते हैं। तो 11 तारीख को आपने फिर कह सकते हो 22,700 रुपए का प्रॉफिट करा, एग्जैक्टली जिसमें आपकी ब्रोकरेज फिर से कम गई। मैं ब्रोकरेज देख रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही कम जा रही है सर की। अभी तक तो उमर भाई ब्रोकरेज बहुत कम यहाँ पर है, पर हाँ। आने वाले 1 अक्टूबर से मैं सीरियसली बता रहा हूँ ज्यादा हो जाएगी obvious बात बहुत है। ज्यादा हो जाएगी। तो लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी कि हमें अपने लॉसेस के पार्ट में ब्रोकरेज कितनी देनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाले 1 अक्टूबर से। अच्छा सर, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ एक चीज जो मेरे को इस दिन अच्छी लगी, आपने ट्रेड्स तो करे, मतलब मान के चलते आपने 7 ट्रेड्स करे मोटा मोटा, एग्जैक्टली लेकिन आपके जो लॉसेस थे वो छोटे छोटे थे, जैसे 4,000 का हो गया, 6,000 का हो गया, लेकिन जो प्रॉफिट थे वो 23,000 का हो गया, 16,000 का, 18,000 का हो गया। सो सर ये ऐसा तो है नहीं आपने स्कैल्पिंग मारी होगी, नहीं। आपने होल्ड करे होंगे। देखो उमर भाई इस ट्रेड्स में ना एक चीज बहुत अच्छी है, हाँ। मैंने इस ट्रेड में इन सारी ट्रेड्स में वीकली बाइंग नहीं करी है, जो मैं कभी करता नहीं हूँ। मतलब आज की एक्सपायरी है तो ये वाली इसी वीक। एक्सपायरी अगर चल रही है इसको कभी बाय नहीं करता हूँ मैं। अच्छा, next हमेशा week ही करते नेक्स्ट वीक की बाय करके चलता हूँ या मंथली ऑप्शंस बाय करके चलता हूँ। तो इस पूरी ट्रेड्स में आपको एक भी वीकली नहीं है। बट मुझे जहां लगा कि मुझे ट्रेड्स अभी कैपिटल फ्री करना है, ये जो छोटे छोटे लॉसेस आपको दिख रहे हैं ना, इसका रीजन सबसे बड़ा ये था कि मुझे कैपिटल फ्री करना था, कि मुझे उससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी कहीं और दिख रही थी। अच्छा, ये मतलब लॉसेस ये भी लॉसेस कम हो सकते थे। ये लॉसेस है ही नहीं। अगर ये ट्रेड्स को आप देखोगे, ये 51,200 की कॉल आगे मैंने सिर्फ प्रॉफिट बनाया हाँ। है, बट 1,600 रुपए का लॉसेस काटे यहाँ पे रीजन ऑफ उस फंड को मुझे उस टाइम कहीं और यूज करना था। मतलब सर चाहते कि और अपॉर्चुनिटी में घुसूं, इसमें शायद अभी टाइम लगेगा। इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में टाइम लग रहा था, तब जब तक फंड नहीं रख सकता था मैं वहां पे। जब तक कैपिटल फ्री नहीं होगा तो डबल कैसे करेंगे? Exactly. आगे कैसे बढ़ेगा पूरी जर्नी? ठीक है, तो सर ये होगा 11 तारीख का। अब हम चलते हैं 12 तारीख को, देखते हैं 12 तारीख में सर आपने क्या किया। 12 तारीख को आपने 1 लाख का प्रॉफिट किया। एग्जैक्टली उस दिन बैंक निफ्टी ने काफी अच्छा मूवमेंट दिया, मैं बता रहा था अभी आपको। कौन सी तारीख है? 12 तारीख। 12 चार्ट तारीख। दिखा देंगे ऑडियंस को। हाँ। ठीक है सर, पर ये बताओ आपने इसमें यार बहुत सारे ट्रेड मारे उस दिन तो। एग्जैक्टली वो ट्रेड वही थे। एक तो मेरे पास कैपिटल कहीं ना कहीं 1 लाख से 1,80,90,000 पे मैं आ चुका था। हाँ, मतलब 60-70 हजार पहुंच गया होगा। जैसे जैसे मेरा कैपिटल ग्रो करता गया, हम्म। कैपिटल ग्रो किया, कैपिटल इसमें एक चीज बहुत अच्छी थी, अभी ऑडियंस को मैं बता दूं। जब मैं जा रहा था तो बीटीएसटी लेके जा रहा था, तो बीटीएसटी में एक चीज का बड़ा बेनिफिट होता है कि बीटीएसटी ट्रेड आपने ली, आज प्रॉफिट बुक किया तो उसका पैसा आपको आज ही दे देगा ब्रोकर। हाँ, हाँ, ठीक है, सही तो जहां मैं 1,80,000 से बीटीएसटी किया और सिर्फ मैं मॉर्निंग में अगर खुला मार्केट खुलने के बाद मेरे को 50,000 का प्रॉफिट दे रहा है, तो मेरा वहां पे 2,30,000 हो गया। पूरे दिन मेरे को 2,30,000 पे ट्रेड करना है। तो फिर अगर मैं शाम को लेके जा रहा हूँ बीटीएसटी 2,30,000 में, मैंने 20,000 का प्रॉफिट किया, नेक्स्ट डे फिर मेरे को प्रॉफिट आ जा रहा है। तो ये सारी चीजें थी इस जर्नी में कि कैपिटल को मल्टीपल ट्रेड्स में जाके ज्यादा कन्वर्ट। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि मैंने थोड़ा बीटीएसटी लेके गया था, हाँ। उसको कट किया सुबह, और फिर उसके बाद कुछ और भी ट्रेड्स लिए। दिन में जो ट्रेड्स हुई है वो भी है। अच्छा। कुछ बीटीएसटी लेके गया, दिन में जो ट्रेड्स हुई है वो है। हाँ। बट इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 लाख के ट्रेड्स में भी सिर्फ 3,000 का ब्रोकरेज है। हाँ, मतलब आपने होल्ड जो भी ट्रेड लिया सोच समझ के लिए। ऑडियंस जो है अंधा तो ना आज ऊपर जा रही है, कैंडल जा रही है, खरीद लेता हूँ, वो नहीं किया। नहीं, देखो मैं एक चीज बता देता हूँ आपको उमर भाई, सिर्फ बटन दबाने से ट्रेडिंग नहीं होती है। बटन दबाना सिस्टम का वो ट्रेडिंग का पार्ट नहीं है। आपको ट्रेड लेने से पहले 50 बार सोचना है, ट्रेड लेने के बाद आपको सोचना बंद कर देना है। फिर 2 ही चीज सोचनी है, मेरा टारगेट और मेरा एसएल। तो यहाँ अगर इस पूरी जर्नी में देखोगे मेरे लॉसेस कितने छोटे छोटे हैं। प्रॉफिट्स मैं आपको ऐसे भी दिखाऊंगा जहां मैंने 1 लाख रुपए प्रॉफिट्स राइट किया है। सर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ 1,200 रुपए का लॉस, 1,000 रुपए का लॉस, ये तो लॉस ही नहीं है। और ये लॉसेस भी वो है जिसमें मुझे ब्रोकर मतलब ट्रेड काट के तो दूसरे ट्रेड का प्लान करना पड़ा। अपॉर्चुनिटी दूसरी मिल गई। एग्जैक्टली। और यहाँ पे प्रॉफिट देखो तो भाई 36,000 37,000 के। इससे अभी आपका विन रेशियो की तो बात छोड़ो, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड तो अल्ट्रा चल रहा है, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल। ये एक्चुअली वही होता है कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस, मैं अभी भी ऑडियंस को बताऊं, एक्सपीरियंस जब होता है ना, ये सारा पैसा कोई 10 दिन में नहीं बना है, इसके पीछे बहुत लंबी मेहनत है। तो मैं ऑडियंस को बोल दूं, कोई आप ऐसे ट्राई नहीं करना कभी। आप इस चीज को फॉर्मो में आके एग्जीक्यूट करने लगो और कल पैसा लूज। हाँ, कभी आपने भी चैलेंज शुरू कर हाँ,
तो थोड़ा सा रिस्क लेना अपना सोच समझ के। और ये 1 लाख रुपए मेरे लिए बड़ी कैपिटल इसलिए नहीं थी कि मेरे पास ऑलरेडी मेरा नॉर्मली कैपिटल्स में जो मैं ना 20 लाख में ट्रेड करता हूँ, तो मेरा रिस्क तो 1 लाख का मुझे कुछ लग नहीं रहा था। सिर्फ माइंड में ये था कि चैलेंज कंप्लीट कैसे करना है। जो लोग बोलते हैं ना स्टॉक ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बनता है, आपको उनको दिखाना था कि भाई कर सकते हैं। अगर आप तरीके से काम करो और आपके पास कोई सेटअप या स्ट्रेटेजी है तो पैसा बनता है। ऑप्शंस बायर का रोज पैसा नहीं बनता, ये मैं मानता हूँ, बट जब बनता है तो छप्पर फाड़ के बनता अच्छा सर, चलिए हम चलते हैं 13 तारीख को, उस दिन भी 1 लाख का प्रॉफिट। है। एग्जैक्टली, उस दिन ट्रेड्स भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं हम। हाँ, अगर जैसे हम देख लेते हैं, आपके जो मैक्सिमम लॉस हुआ है वो हुआ है 9,000 रुपए का, या 10,000 रुपए मान लेते हैं। जो मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ है वो है 41,000 रुपीज का। क्या है इसमें भी थोड़े शायद डीटीएसटी लेके गए थे। कुछ बीटीएससी ट्रेड्स थी और कुछ हो सकता है उसमें मैंने इंटरडे ट्रेड्स में प्रॉफिट लगाया हो। अच्छा, कुछ ठीक है। बीटीएससी थी, पर ये लॉसेस में होता है कि मुझे जहां लगा ना पैसा मेरा फंस रहा है, ये मुझे टाइम नहीं मिल रहा है इस पैसे को यूज करने का, डीके हो रहा है। हाँ, ये वो तो ट्रेड्स को मैंने ज्यादा होल्ड नहीं किया। अच्छा, जिस ट्रेड्स ने मुझे 1 घंटे से ज्यादा मेरा मुझे प्रॉफिट नहीं दिया, वो ट्रेड्स को मैंने अपने पीएनएल में रखा नहीं है। मेरा सिंपल रूल है, 40 मिनट से ज्यादा जो ट्रेड आपको प्रॉफिट नहीं दे सकती ना, आप उसको एग्जिट कर दो, चाहे वो लॉस हो या प्रॉफिट हो। आपका 40 मिनट में ऑप्शन बाइंग में या तो ऐसा आ जाना चाहिए या आपका टारगेट आ जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ आपने स्टॉक्स में करा है, मतलब यहाँ पे देखोगे एक स्टॉक है मेरे को, LIC हाउसिंग फाइनेंस है जिसमें हम लोगों का 29,000 का प्रॉफिट है। और यहाँ पे देखोगे परसेंट वाइज आपने 50% का मोटा मोटी प्रॉफिट किया। एग्जैक्टली उसमें बैंक निफ्टी की जो कॉल है उसमें अपना 41,000 का प्रॉफिट है। अगर नीचे में आप ACC में जाओगे वहाँ 18,000 का प्रॉफिट है। बिरला सॉफ्ट में जाओगे वहाँ 13,000 का प्रॉफिट है। मतलब मुझे ना चांसेस मिले स्टॉक ऑप्शंस में भी ट्रेड करने की, और ये ऐसा नहीं था, मार्केट ने सपोर्ट दिया। अच्छा बुल रन था। हाँ, मार्केट ने सपोर्ट दिया, और ये अपॉर्चुनिटी आपको 3 महीने का मिलती है। हाँ। ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस, मैं हमेशा यही ऐसी ट्रेड्स को करना ज्यादा पसंद करता हूँ। हाँ। जहाँ मार्केट आपको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है सर, अब हम नेक्स्ट डे पे चलते हैं। जैसे 14-15 को तो हॉलीडे था, हाँ, तो 16 पे चलते हैं। सर 16 तारीख को 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट कर लिया। एग्जैक्टली। और इसमें मैं लॉसेस देख के हैरान हो रहा हूँ, 3,000 2,000 और प्रॉफिट 91,000। देखो इसमें एक ट्रेड में सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट है डिक्सन में हुआ है। डिक्सन में हुआ, मतलब जहां मैंने 1,200 रुपए लॉसेस काटे थे, हाँ। वहां मैंने 91,000 का प्रॉफिट दोबारा बनाया, जिसमें एक बार 11,000 रुपए बुक भी कर चुका था मैं। हाँ। तो ये था एक अच्छा ट्रेड मिला। मैंने बोला ना, इस डिक्सन की जर्नी में अब देखो नीचे वाली ट्रेड में देखो, ये भी डिक्सन ही है, हाँ। अगेन डिक्सन है। ये डिक्सन ने मेरे को 2.5 से 3 लाख रुपए बना के दिए, क्योंकि मेरे सेटअप पे प्रॉपर डिक्सन काम कर रहा था। हाँ। तो मेरी जर्नी में आगे लेके जाने का काम अगर पहले किया तो सिर्फ बैंक निफ्टी और डिक्सन ने किया। अभी इसमें अगर देखोगे स्टार्टिंग में आपकी मेरी जर्नी में ज्यादा और ट्रेड्स नहीं है, स्टॉक ऑप्शंस की 1-2 ट्रेड्स है या फिर बैंक निफ्टी। अभी निफ्टी की ट्रेड्स नहीं आई इसमें, क्योंकि निफ्टी ने उस मूवमेंट किए नहीं उस टाइम में। निफ्टी ने स्टार्टिंग के 2 दिन में, बैंक निफ्टी का बुल रन था, निफ्टी बिल्कुल साइलेंट। आपने ट्राई किया निफ्टी में, लेकिन लॉसेस ही हुए हैं, मूवमेंट नहीं दे रहा। मूवमेंट क्यों? मेरे को फंड फ्री करना था, तो मैंने वो ट्रेड्स एग्जिट की। हम चलते हैं 17 तारीख को, और 17 तारीख में देखते हैं क्या हुआ है। सर 17 तारीख को लॉस हुआ है आपका। हाँ, एग्जैक्टली। आई थिंक ये दूसरा लॉस है। ये हम लॉस हो गया था 15,000 वाला, जो हमने ऑडियंस को बताया। हाँ। ये हमारा वही 34,000 का लॉस। 34,000। इस दिन क्या हुआ था सर? हुआ इस दिन एग्जैक्टली, ये मुझे लग रहा है शायद 30 ये डे जो है ना हम लोगों का फ्राइडे का डे होगा शायद, मैं वही जहाँ देख तक लेता हूँ। मुझे आइडिया है। नहीं, ट्यूसडे सर। ट्यूसडे, ओके, ट्यूसडे होगा। तो इसमें जो है ना 1-2 ट्रेड्स ऐसी थी जहां मैंने गलती कहा की कि ट्रेड्स बाय की और वो लॉस में गया, और वो फंड डाल के एवरेज करने की कोशिश की, वो और लॉसेस देके गया। इस डे में मुझे सबसे ज्यादा रिलायंस ने पैसे मतलब लॉसेस दिए हैं। 42,000 का जो लॉसेस है ना, सबसे बड़ा रिलायंस का है। बट एक ट्रेड में लॉस होने के बाद भी, एक बड़ी ट्रेड में लॉस होने के बाद भी, फिर भी मैंने कहीं ना कहीं उस दिन भी कोशिश करी है कि कुछ अपने लॉसेस को कम करके जाऊं, और उसमें भी डिक्सन ने बहुत मदद उसमें भी डिक्सन ने मदद करी और हीरो मोटो को अपने मदद करी है। बट ओवरऑल पूरा कवरअप नहीं कर पाए, जहां पर हम लोगों को 30,000 का लॉस हुआ है। हाँ। बट ये जो 42,000 गए थे मेरे, हाँ। ये मैंने रिलायंस से इसी जर्नी में वापस भी लिए उसी वीक में। मतलब लॉसेस जिस स्टॉक में दिया हूं ना, तो कोशिश करिए उसको वहां से वापस ले लो सेम वीक में। अभी आप जर्नी में आगे चलोगे तो आपको पता चलेगा रिलायंस से ही आपने इतना पैसा बनाया भी है, मतलब दोबारा। देखते हैं, चलिए आगे चलते हैं। 18 तारीख पे आते हैं। तो सर अब हम 18 तारीख पे आ चुके हैं, और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ सर, यहाँ पे प्रॉफिट तो है, लेकिन आपकी ब्रोकरेज बहुत ज्यादा लगी है। एग्जैक्टली, यहाँ 5,000 मतलब ट्रेड आपने बहुत ज्यादा लिया रखे। ट्रेड्स उस दिन बहुत ज्यादा हुए, मल्टीपल ट्रेड्स थी। मतलब एक तो ब्रोकरेज अभी इसलिए ज्यादा हो रहा था कि फंड्स मेरे पास ज्यादा हो गया था। हाँ। पहले 1 लाख पे मैंने ट्रेड्स की तो उसकी ब्रोकरेज लग रही थी, अब मुझे मल्टीपल ट्रेड्स कर रहा था तो ब्रोकरेज भी थोड़ी थोड़ी बढ़ी वहां पे। जहां 3 लाख 4 लाख पे मैं आ गया था, तो 4 लाख कैपिटल को यूज कर रहा था, तो ब्रोकरेज भी उसी हिसाब से लग रही थी। यहाँ पे सबसे बड़ा लॉस फिर से निफ्टी में हो गया। हाँ। निफ्टी मूवमेंट दे ही नहीं रहा। निफ्टी में मैंने ट्राई किया पर निफ्टी ने सपोर्ट नहीं किया उस दिन, तो मेरे को ये यहाँ लॉस पे काटने पड़े। डिक्सन में भी लॉस हो, मतलब स्टॉक ऑप्शन में उस दिन आपके लॉस हुए कुछ जगह, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट आपको बैंक निफ्टी ने दिया, और साथ ही साथ HDFC बैंक ने दिया। ये सारी की सारी ट्रेड्स मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट भी करी थी कि मेरा टारगेट अब बैंक निफ्टी को अगर कोई लीड करेगा तो वो HDFC बैंक होगा। तो इसलिए मेरे टारगेट पे पहले से HDFC बैंक था और बैंक निफ्टी था कि HDFC ने अगर सपोर्ट किया तो मेरे को दोनों को ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी भी और HDFC भी। इसीलिए फिर भी मैं लॉसेस खाने के बाद
82,000 बना के चला गया उस दिन। दोस्तों अभी हम स्ट्रेटेजी जानेंगे सर की, लेकिन आप ये समझ रहे होंगे कि हम पीएनएल ब्रेकडाउन इसलिए कर रहे हैं जिससे आपको समझ में आए। Exactly. बहुत सारे लोगों को लगता है एडिटेड पीएनएल है, दोस्तों एडिटेड नहीं है, आपको हम प्रॉपर ब्रेकडाउन देके दिखा रहे हैं। अब चलो सर 19 तारीख पे आते हैं, ठीक है। 19 तारीख थर्सडे का दिन है, वहां पे आपने ऑब्वियसली बात है अच्छा खासा प्रॉफिट करा है, आई थिंक कम ट्रेड्स भी हैं, और लॉस मैक्सिमम हुआ है वो एक बैंक निफ्टी की कॉल में हुआ और हेवल्स की कॉल में हुआ है, बाकी आपका प्रॉफिट ही रहा है। और निफ्टी ने इतने दिनों के बाद, मतलब कितना 10 दिनों के बाद, हाँ, जहां पहले निफ्टी दिन ने, हाँ, प्रॉफिट दिया है। क्योंकि निफ्टी बुल रन में था ही नहीं, बैंक निफ्टी था, स्टॉक ऑप्शन से चल रहे थे। तो मेरे साथ ये बहुत अच्छी चीज है कि मैं जब निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक ऑप्शन तीनों चीज को ट्रेड कर लेता हूँ। बहुत सारे लोग आज भी बैंक निफ्टी एक्सपर्ट है तो बैंक निफ्टी को ही ट्रेड, ऐसा नहीं करते कि यार बैंक निफ्टी ने मेरे को 2 दिन से प्रॉफिट नहीं दिया तो छोड़ो इसको। नहीं, अपॉर्चुनिटी, राइट अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है आपको। हाँ। आज भी बहुत सारे ट्रेडर्स को आप देखते हो बैंक निफ्टी लवर्स ही है या निफ्टी लवर्स ही है। मेरा क्या है, जहाँ राइट टाइम अपॉर्चुनिटी मिलेगी मुझे वो ट्रेड करना है, वो चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। ऑब्वियसली बात है लॉसेस यहाँ भी कम है, और एक्चुअली अगर आप देखो दोस्तों ब्रोकरेज यहाँ भी सर ने अच्छी तरीके से मैनेज करी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डे पे। सर आपका चैलेंज ये कब पूरा हुआ था वैसे? चैलेंज एक्चुअली मेरा कंप्लीट तो 12-13 तारीख को ही हो गया था ये। अच्छा। नहीं सॉरी, ये इस मंथ के एंड तक ही क्लोज कर दिया था हम लोगों ने, सैटरडे तक। बट फिर भी मैं कंटिन्यू रहा उस ट्रेड में कि देखता हूँ कहाँ तक इसको मैं और लेके जाता हूँ आगे में। तो हम लोग अभी तक भी इसमें हैं। ओके सर, नेक्स्ट डे में जो देख पा रहा हूँ वो है 20 तारीख। आई थिंक यही भाई आपका चैलेंज कंप्लीट हो गया। ये वाले दिन में मैंने चैलेंज अपना कंप्लीट किया था। हाँ, ये वाला दिन जो है आई थिंक फ्राइडे का दिन था। सर ने करीबन कितना 3,80,000 का प्रॉफिट किया था। 3,80,000 का प्रॉफिट, जिसमें सिर्फ मेरी 8,000 की प्रॉफिट। मतलब अगर कोई स्कैल्पर देख रहा होगा सर, वो तो सोच रहा होगा मैं डूब के मर जाऊं। अगर वो 3 लाख का प्रॉफिट करता है तो उसमें उसकी 50-60 तो बुल के चली जाती है। अभी 1 लाख जाने वाली है। सर इस डे को ब्रेक डाउन कीजिए, इस दिन क्या हुआ था एग्जैक्टली जब आपने इतना अच्छा प्रॉफिट कमाया? एग्जैक्टली उस दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही गैप अप थे अच्छे खासे। अच्छा, मैंने बीटीएसटी लेके गए थे। हाँ, मैंने बोला ना, ये सिर्फ ट्रेड इसलिए ज्यादा सक्सेस हुआ कि मेरा बीटीएसटी में थोड़ी एक्सपर्टाइज है। मैं जब बैंक निफ्टी बुल रन दे रहा था ना, तो बीटीएसटी लेके गया, फिर दिन में ट्रेड्स मारे, फिर अगेन बीटीएसटी ले जाते जाते फिर मॉर्निंग में खुल के। सर मैं बताता हूँ आपको ये क्यों हुआ था। आई थिंक उस टाइम हमारे जो पवल साहब हैं, हाँ, इंटरेस्ट रेट कट किए थे। जिस दिन ये इंटरेस्ट रेट कट हुआ था, ये उस दिन का ही दिन है एग्जैक्टली। हाँ। उस दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अच्छे खासे गैप अप खुले थे। आप बीटीएसटी लेके गए? बीटीएसटी में लेके। बट वो मेरी रिस्क भी उतना ही था कि कहीं ऐसा ना हो कि 1 लाख से 5 लाख पे आए और वापस 1 लाख पे पहुंच जाऊं, क्योंकि रात को न्यूज आनी थी, कुछ भी हो सकता था। बट वो कहते हैं ना, रिस्क है तो रिस्क है। सर ने रिस्क लिया और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया। आई थिंक कॉल वगैरह में ही निकाला सारी कॉल्स मिलेंगी इसमें। सिर्फ पूरी जर्नी में एक 1,300 रुपए की पुट बाय करिए जो प्रॉफिट आया। अच्छा, सारी ट्रेड्स कॉल्स की हैं। मैं ऑलमोस्ट बुल साइड ज्यादा देखता हूँ, तो मेरी एक्सपर्टाइज भी, मतलब मेरे जो एक्सपीरियंस है ज्यादा उस साइड ज्यादा है। तो सर मैं देख लेता हूँ 9 तारीख से 20 तारीख तक कितना आपने प्रॉफिट कमाया। वही करीबन 9 लाख 10 लाख रुपए आपने मोटा मोटी छाप लिया। अगर आप आज तक देखोगे, मैं 23 तक करूंगा ना, तो आई थिंक मेरे ख्याल से आपने छाप लिया होगा। हाँ, हो गया 12 लाख हो गया। और इसको आप लेके जाओगे 24 तक या 25 तक। इसको 24 तक ले आते हैं, 25 तक ले आते हैं, 25 तक कर लेते हैं। ठीक है, करीबन यहाँ पे वही 13 लाख रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया है। 26 तक मैंने इसको पूरा कंप्लीटली 26 तक कर लेते हैं। 26 तक आपने करीबन 15 लाख रुपए 15 लाख रुपए हमने किया है। तो सर अब बहुत सारे ऑडियंस को ये तो समझ में आ गया होगा कि सर आपका जो पीएनएल है वो फेक नहीं है। काम करता हूँ मैं, रिफ्रेश भी कर लेता हूँ। वैसे तो हम दिखा ही रहे हैं सारी चीजें। एग्जैक्टली। फ्यूचर एंड ऑप्शन रिलायंस पीएनएल 9 तारीख से लेके अपन ने जो ट्रेड किया है वो 26 तक किया है। हाँ। तो दोस्तों देख सकते हो ये कुछ सर ने प्रॉफिट कमाया और ब्रोकरेज बहुत ही कम दिया है। सर आप मेरे को आप बताइए आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? आपने किस तरीके से ये सारे ट्रेड्स को पकड़े? जैसे आप बोले हो ना, आपने पूरी वीडियो में बोला मेरे को सेटअप मिला, मेरे को ट्रेड मिले तो मैंने ट्रेड लिए। तो सर प्लीज एक्सप्लेन कीजिए कि आपने जो ट्रेड लिए थे वो किस सेटअप पे लिए थे, कैसा सेटअप है जिनको ये फॉलो करके पैसा कमा सके। मैं एक चीज थोड़ी सी पहले 2 मिनट लूंगा आपसे। हाँ। पहले थोड़ा सा इसकी मेरी ट्रेड्स के पीछे ना थोड़ी साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट करती है। ठीक है, बताइए। देखो उमर भाई, मैं इस पूरी ट्रेड्स में अगर आप देखोगे कहीं भी मेरी सेम वीक की बाइंग नहीं होती है। मतलब स्टॉक ऑप्शंस हो या ऑप्शंस हो, इंडेक्स ऑप्शंस हो, मेरी कभी भी सेम वीक में बाइंग नहीं होती। एक भी आपने ट्रेड्स हीरो जीरो नहीं हुआ देखा होगा कि आप मैंने हीरो जीरो किया हो, तो मैं इन चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करता हूं। अगर चाहता, निफ्टी ने, अगर याद हो आपको, इसी वीक में 400 पॉइंट की रैली की थी 2:15 से 3:15 बजे तक। कौन से दिन की बात है? लास्ट मंथली जो एक्सपायरी जिस दिन हुआ, सॉरी लास्ट वीक की जो एक्सपायरी थी। अच्छा। उस दिन रिसेंटली निफ्टी ने एक बुल रन दिया और 400 पॉइंट की रैली दी थी निफ्टी ने। उसके बाद निफ्टी शांत हो गया। ये चैलेंज का ही पार्ट था।
मेरे सामने ही हुआ था, बट उस टाइम भी मैंने नेक्स्ट मंथ की निफ्टी बाय करी हुई थी। तो मैं चाहता चैलेंज में 20,000 30,000 की निफ्टी डाल के ना 2-3 लाख रुपए आराम से बनते, क्योंकि निफ्टी ने 400 पॉइंट का वो पंप दिया था। अप दिया था। बट रीजन क्या था कि मेरी हैबिट ही नहीं है वो, मेरा कंफर्ट जोन वहां है ही नहीं। स्टॉक मार्केट में आपको अपना कंफर्ट जोन समझना बहुत जरूरी है। तो ये ऑडियंस आप समझ लो, ये कंफर्ट जोन नहीं था। हीरो जीरो पे मैं कभी नहीं जाता हूँ, कभी भी मैं सेम वीक बाय करने में नहीं जाता हूँ। इस स्टॉक ऑप्शंस लास्ट वीक के बाद नेक्स्ट मंथ के बाय करना स्टार्ट कर देता हूँ। थोड़ी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है, बट मेरे पास टाइम टेकिंग प्रोसेस ज्यादा है। मतलब लिक्विडिटी की प्रॉब्लम मतलब अगर मैं नेक्स्ट मंथ का ऑप्शंस बाय करना चाहूंगा ना, हाँ। उसमें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है, मतलब- बाय एंड सेल की बिट्स में थोड़ा प्रॉब्लम होती मतलब है। प्रीमियम मूवमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, मूवमेंट में भी प्रॉब्लम होगी, उतने ही लॉसेस में भी कम होंगे आपके। अच्छा। मूवमेंट कम होंगे तो उसमें लॉसेस भी कम होगा, प्रॉफिट्स भी कम मिलेगा। बट अगर स्टॉक आपके ट्रेड में आ गया पूरा, तो प्रॉफिट्स ज्यादा देगा आपको। अच्छा। तो लिक्विडिटी प्रॉब्लम होती है। आज फॉर बिट जो हम बिट डालते हैं ना, उसमें फॉर एग्जांपल 10 रुपए की कॉल और एक 12 रुपए पे सेलर बैठा हुआ है, तो 2 रुपए का ना वो डिफरेंस मिल जाता है कई बार। तो अब मैं ऑर्डर डाल के रखता हूँ, मेरे प्राइस पे आता है, मैं तभी बाय करता हूँ। अच्छा। इससे 1 घंटे बाद मिले पर मेरे प्राइस में मिलेगा तो बाय कर लूंगा। हाँ, तो नेक्स्ट मंथ क्या आप या नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी पे खेलते हो? एक्सपायरी पे ही पूरा बाय करता हूँ, हीरो जीरो नहीं करता, सी वीक को बाय नहीं करता। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था जो बताना बहुत जरूरी था ऑडियंस को। और ये भी आपने करने की कोशिश नहीं करी कि यार इसको आज ही कर दूं डबल? नहीं, मेरा 90 डेज का चैलेंज था, जो धीरे 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 मैंने बिल्ड किया, चांसेस पूरे लिए। कहता ना एक अच्छे क्रिकेटर जब उसका टाइम आता है तो फुल शॉट लगाएंगे। मुझे बैंक निफ्टी ने पूरा सपोर्ट किया है जर्नी में, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो 3,000 पॉइंट की रैली आई है, उसको 2500 पॉइंट को मैंने कैप्चर किया है। पूरे पीएनएल में आपने देखा भी है। ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक किया है एक टाइम में जाने के बाद। लास्ट वाले डेज अगर देखोगे तो काफी विनिंग डेज है, मतलब अच्छे डेज है जिनमें मैं अच्छा प्रॉफिट बनाया है। तो वो बहुत जरूरी है कि आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट के वीकली को अवॉइड करना है। अगर मेरे सेटअप को यूज करना है, ये इस स्ट्रेटेजी पे काम करना है, आप धीरे से जाना, आराम से पहले बैक टेस्ट करना, आपको रिजल्ट मिले। और शायद हो सकता है आज के बाद आप ना पूरा का पूरा फोकस, एक चीज समझ लो, आप पूरा फोकस लॉसेस रोकने पे लगा दो मार्केट में। अगर ऑप्शन बाइंग में आप हो, प्रॉफिट्स अपने आप आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये अगर वीकली बाइंग आपने छोड़ दी, 50% चांसेस आपके लॉसेस के यही रुक गए। 50% चांस आपकी यही खत्म हो गए अगर आपने वीकली बाइंग बंद कर दी, मंथली बाइंग पे आप चले गए। क्योंकि रीजन क्या है, आपके पास वहां पर टाइम है। आपने कोई कॉल्स बाय की और कॉल्स आपके अगेंस्ट चले गई, एक तो टाइम टेक है आपका। हाँ। पूरा उसमें से हैज बना सकते हो, सेल कर सकते हो, साथ में फ्यूचर बाय कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। मेरा मिनिमम होता है कि 20 डेज फॉर का टाइम बाय करता हूँ। मिनिमम ट्रेडिंग के 20 डेज मेरे पास होने चाहिए, ऐसे ऑप्शन को चूज करता हूँ और उसको मैं बाय करता हूँ अपने अकॉर्डिंग टू माई सेटअप या स्ट्रेटेजीज के। मतलब स्टॉक्स ऑप्शन का ऐसा 1 महीने बाद का बाय करते हो, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में 20 दिन बाद, मतलब दो एक्सपायरी के बाद 2 एक्सपायरी का बाय कर लेता हूँ। रीजन क्या, अगर वो मेरे अगेंस्ट भी ज्यादा। अब स्कैल्पिंग पे आप देखो, स्कैल्पिंग में आपका माइंडसेट ना बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैं बोलता हूँ अगर आपका माइंडसेट 5 सेकंड में डिसीजन ले सकते हो तो स्कैल्पिंग करो। आया स्टॉक ऐसा नीचे आ गया, आया स्टॉक, वो आपका ट्रेड आया ऐसा और नीचे कर दिया, वो कैपिटल तो आपको एक कैंडल में 50% कम कर देता है। आप मंथली में जाकर दिखाओ कम कर दे, 10 मिनट 1 घंटे में आपका कैपिटल, तो वहां वो चीज करने की वजह लॉसेस के चांसेस ज्यादा है। आप वहां काम करो जहां आपके प्रॉफिटेबल के चांसेस ज्यादा है। भाई एक सिंपल कैंडल आपका कैपिटल को 50% खत्म कर देती है, आप क्या करोगे उसमें? नहीं घुसना चाहिए। नहीं होना। आज ये हीरो जीरो मेरे पास ऐसे लोग भी कि पीने लाते हैं जो 5-5 लाख की ट्रेड्स 2 बजे खरीद रहे हैं। 5 लाख की 2 बजे खरीदे, उनको पता है कि आने वाले 1.5 घंटे में ये पैसा मेरी ट्रेड से नहीं चली तो जीरो होगा। तो भाई वहां तो आपको खुद जाकर मरना है ना। मतलब इतना तो आपको माइंड होना चाहिए, इतनी साइकोलॉजी आपकी होनी चाहिए कि मैं 5 लाख रुपए का रिस्क ले रहा हूँ मार्केट में, इसकी वैल्यू सिर्फ अभी 1.5 घंटा बचा है और ये 1.5 घंटे में जीरो हो जाना है, तो जीरो होना ही है। वो तो प्रीमियम चला तो ठीक, नहीं चला तो जीरो होना ही है। तो अभी रिसेंटली में 1-2 लोगों के मेरे पास कॉल से मैसेज आए थे, 5-5, 6-6 लाख रुपए की ट्रेड्स को ना हीरो जीरो में जीरो कर दिया, क्योंकि मार्केट पूरा मूव किया नहीं, मंथली एक्सपायरी बिल्कुल शांत रहा और वहां उन लोगों ने लॉसेस किए। अच्छा सर, मैंने ये भी नोटिस करा आपकी जो पूरी जर्नी है, जिसमें करीबन आपने 12, 13, 14 दिन ट्रेड किया, आपने उन्हीं दिन ट्रेड किया जब मार्केट में एक्चुअली मूवमेंट थी। एग्जैक्टली। मतलब अगर मान के चलो आपने 90 दिन का तो टाइम लिया था, लेकिन आपने ये सोच के लिया था कि मार्केट में अगर मूवमेंट ना आए तो मैं शांत रहूंगा, हाँ धीरे धीरे काम करूंगा। हाँ, लेकिन मार्केट ने मूवमेंट दे दी तो आपने जल्दी कंप्लीट कर दिया। इसका सबसे बड़ा रीजन यही था, एक मेरा एक्सपीरियंस और दूसरा मार्केट का सपोर्ट। मतलब वही है कि कभी कभी बॉल आई आपके पाले में तो आपने उड़ा दिया शॉट। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, एक मेरा एक्सपीरियंस, दूसरा मार्केट का सपोर्ट। अगर मेरा एक्सपीरियंस भी होता और मार्केट सपोर्ट नहीं करता तो शायद ये चैलेंज मैं 90 दिन में भी कंप्लीट करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता। बट मार्केट का सपोर्ट अगर मिला है और आपके फेवर में मिला है तो फिर आपको उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ नहीं सकते। सर मार्केट का सपोर्ट जो आप बोल रहे हो वो तो आप स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करके ही आप समझा पाओगे, तो प्लीज स्ट्रेटेजी पे चलो। हम स्ट्रेटेजी पे चलते हैं। अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि सबसे पहली एक चीज मैं आपको बताऊं, इस स्ट्रेटेजी में एक बहुत चीज इंपॉर्टेंट है, जो मुझे बड़े ब्रेकआउट्स के चांसेस पता चलता है कि कब बड़ा ब्रेकआउट होगा। जब कभी भी एक
इंडिकेटर का नाम है बॉलिंजर बैंड। कभी भी डेली बॉलिंजर बैंड या वीकली बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट हो, बैंड फटे, मतलब किसी भी साइड में फटे अप एंड डाउन, तो वहां पर बड़े मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। ये चीज आपको समझ नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप लोग भी बैक टेस्ट करना। कभी भी जितने बड़े टाइम का बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट होगा उतनी ही अच्छे खासे मोमेंटम आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा सर, आपने जैसे एक तो मेरे को समझ में आया कि बोलिंजर बैंड यूज कर रहे हो, हाँ, लेकिन ये कुछ 3 लाइंस और बन रखी हैं शायद, एक ब्लू है और पिंक है, एक ब्लैक है, तो ये क्या है? इंडिकेटर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक इंडिकेटर में यूज करता हूँ बॉलिंजर बैंड, हाँ, एक ये मूविंग एवरेज मैंने लगाया है। कौन सा सिर्फ मूविंग है? ये मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज 5। ओके, सिर्फ 5 में क्या करना है आपको, मैं सेटिंग ऑडियंस दिखा देता हूँ। 5 SMA मैंने यूज किया है, सिंपल मूविंग एवरेज का 5, और इसमें ना सिर्फ एक ही चीज की है, फील्ड में जाके ना जो क्लोज पे होता है ना उसको हाई कर लेना है, और कोई चेंजिंग इसके अंदर में नहीं है, ये इतना ही रखना है। और एक चीज आपको समझ लेनी है, बहुत सारे लोगों को आज भी प्रॉब्लम होता है कि मार्केट का ट्रेंड को कैसे पता करें। बॉलिंजर बैंड में अगर 20 SMA के अबव, ये मिडिल लाइन जो होती है ना, हाँ। ये 20 मूविंग एवरेज है हम लोगों का। तो मिडिल लाइन में अगर मार्केट का ट्रेंड आपको पकड़ना है कि मार्केट बैरिश मोड में है या बुलिश मोड में है, सिर्फ ये एक मिडिल लाइन के ऊपर बुलिश, मिडिल लाइन के नीचे बैरिश, इतना भी समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मार्केट का और बड़ा टाइम फ्रेम का ट्रेंड कहां पर है। ठीक है। क्योंकि हमेशा अगर बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करोगे ना और वहां पे इंटरडे ट्रेड भी करने जाओगे, वो ट्रेड्स आपकी बहुत ज्यादा सक्सेस होंगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मतलब आप डेली और वीकली को देखो कि कहाँ ट्रेंड बड़ा है, वहां पर छोटे ट्रेड्स में अगर स्कैल्पिंग करने जाओगे ना, वो ट्रेड्स आपको ज्यादा विनिंग कैपेसिटी होगी आपके ट्रेड्स की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मेरा चैलेंज यहाँ से स्टार्ट हुआ था, जहां एक मुझे बॉटम एरिया दिख रहा था, ये मिडिल, जो बॉलिंजर बैंड है, इसका बॉटम, मिडिल और टॉप रेजिस्टेंस सपोर्ट्स के काम करते हैं। मतलब जो बॉटम है, अगर मार्केट ऊपर है तो वो सपोर्ट है, हाँ जी, अगर हम अपर बुलिंजर बैंड की बात करें तो हमारा रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस का होगा। ठीक है। ये अपर बॉलिंजर बैंड रेजिस्टेंस का काम करता है। ये मिडिल लाइन ऊपर से प्राइस नीचे आएगा तो यहाँ पर आपको सपोर्ट का काम करेगी, इसको ब्रेक कर देगा तो फिर ये अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। अच्छा सर, ये पिंक लाइन क्या है? ये पिंक लाइन एक्चुअली एक प्राइस मैंने लगाया हुआ है, हाँ। एंकर्ड वीवेप। एंकर्ड वीवेप को मैं यूज करता हूँ बॉन्ड प्राइस पे ले जाके फ्यूचर के। मतलब ये भी आपको मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड बताएगा अच्छा, कि जब तक प्राइस एंकर्ड वीवेप के ऊपर है तो बुलिश रन है, एंकर्ड वीवेप के नीचे में प्राइस है तो यहाँ पर बेरिश मार्केट। तो बट हमेशा इसके पास से, जब भी आप देखोगे डे चार्ट में, किसी भी आप इंडेक्स में लगा लेना, डे चार्ट पे इसको देखना, इसके पास से बड़े मार्केट के मोमेंटम चेंज होते हैं। तो सर आप सबसे पहले मेरे को ये बताओ, आप डेली टाइम फ्रेम देखते हो? पहले एग्जैक्टली ट्रेड ठीक है। का, क्योंकि मेरा प्लान एक दिन का ट्रेड का है नहीं, ठीक है। मेरा प्लान है एटलीस्ट जिस ट्रेड को मैं बाय करूं 2 से 3 दिन का, मतलब या सुबह वो वाली एक ही जो घंटे में करते प्रॉफिट हो। दे दे, बड़ा मोमेंटम दे दे, अच्छा, 1 घंटे में दे दो। या तो ठीक है। एक ही घंटे में बड़ा मोमेंटम दे दे। हाँ। बट प्लान का लेके चलता हूं मैं 2 से 3 दिन का प्लान, चाहे वो मेरे को 1 घंटे प्रॉफिट दे तो मैं वहां भी एग्जिट बुक कर करके लेता हूं। निकल जाता अगर बैंक निफ्टी में मेरे को 400-500 पॉइंट का रैली मिल गया, मेरा कैपिटल 60-70% अप हुआ, तो मैं वहां भी एग्जिट करके निकल निकल जाता हूं। यहाँ पे मैं समझ गया, आपने 4 इंडिकेटर्स लगाए हैं। सबसे पहला बोलिंजर बैंड, दूसरा 5 ईयर में, हाँ, ठीक है, एसएमई सिंपल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग हाँ। एवरेज, ठीक है। दूसरा आपने ये 20 SMA है, ये 20 एसएमई, ये बोलिंजर ऑलरेडी बैंड के आपको अंदर में आते आएगा। हैं। हाँ, हाँ, आएगा। ठीक है। और एक आपने जो लगाया वो एंकर वीवैप है। एंकर्ड वेव, जिसको हम लोग बोलते हैं एवीएप भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो इसको सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि इसको सेट करना, इसको लगाना कहाँ है। हम लोग करते हैं कि इसको फ्यूचर का जो चार्ट होगा, हाँ। जो फ्यूचर का बॉन्ड प्राइस होगा, जब फ्यूचर क्रिएट होगा उस पे जाके इसको सेट करते हैं। सर फ्यूचर और नॉर्मल स्पॉट प्राइस में क्या डिफरेंस होता है? एग्जैक्टली राइट क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोगों को आज भी यही पता नहीं है कि फ्यूचर को देख के, फ्यूचर के चार्ट्स को देख के हमें ऑप्शन ट्रेड करनी है या इंडेक्स के चार्ट को देख के ऑप्शन, हम लोगों को ऑप्शन की ट्रेड करनी है। हाँ। तो ऑडियंस में आपको बता दूं, हम लोगों के जो ऑप्शंस के प्रीमियम अप एंड डाउन होते हैं, वो कैलकुलेशन सारी फ्यूचर के चार्ट से होती है। कई बार आपने देखा होगा निफ्टी तो 200 पॉइंट ऊपर में है और फ्यूचर यहाँ पर 50 पॉइंट प्लस में, और आपका प्रीमियम नहीं आया। मार्केट भाग रही है, मार्केट ऊपर जा रहा है और आपका प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है क्योंकि वह फ्यूचर नहीं बढ़ रहा होगा। तो ये ऑडियंस को बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको कभी भी ऑप्शंस की बाइंग करनी है, एक्सपायरी वाले दिन सिर्फ आपको स्पॉट देखना है, अदरवाइज ओवर डेज में आपको फ्यूचर ही देखना है। आपके प्रीमियम की कैलकुलेशन वहीं से ही होगी। ठीक है। जितना फ्यूचर मूवमेंट करेगा, हाँ। उतने ही आपके प्रीमियम्स अप एंड डाउन होंगे। तो आपने इंडिकेटर्स बताए, इनमें कुछ सेटिंग करनी है? उसमें कोई सेटिंग चेंज नहीं करनी, सिर्फ एक मूविंग एवरेज में ही चेंज करना है, जो आपने अभी जो बता दिया मैंने। और इस एंकर्ड वीवैप को फ्यूचर के बॉन्ड प्राइस पे लेकर जाके इसको सेट कर देना। कि अगर मैं इसको बोलूं, दिखाऊं ना आपको अभी, हाँ। ये यहाँ से डेट वाइज भी चेंज हो जाता है। अच्छा, मतलब डेट पे आप रखोगे वहां पर ये जाके सेट हो जाएगा। मतलब आप कह रहे हो कि जब हमारा ये जो चार्ट है शुरू हुआ है, हाँ। उसमें जाके रखना होगा। बस ये इसको हम बोलते हैं, इस कैंडल्स को बोलते हैं बॉन्ड प्राइस। अच्छा, मतलब जैसे अगर आप किसी भी अपने उस पे जाओगे, क्या कहते हैं, जीरोधा पे, धन पे, या जो भी आपका ब्रोकर है, ये मोस्टली बहुत सारे ब्रोकर्स में नहीं है। हाँ। जरोधा के IQ चार्ट लगाओगे वहां पर आपको मिल जाएगा वीवैप, एंकर्ड वीवैप। एंकर्ड वीवैप, ठीक है। ये भी IQ चार्ट में ही है। और बहुत सारे
जो ब्रोकर के चार्ट में आपको ये फ्यूचर्स का वो मिल जाएगा चार्ट, मिल जाएगा। कोई भी इंडेक्स। हाँ एग्जैक्टली, ये आपको ट्रेडिंग व्यू पे मिल जाएगा, वहां पर आप सेटिंग चेंज करके इसको यूज कर सकते हो। एंकर व्यू आपको लगा सकते हो। एग्जैक्टली, बिकॉज ठीक है। इसकी सेटिंग से ही हमें मार्केट के ट्रेंड्स का पता चलता है। हमेशा बड़े पैसे वाला इसके ऊपर इसके नीचे ही बाइंग बनाएगा, तो ये हमें दर्शाता है कि मार्केट का ट्रेंड कहाँ चेंज होने वाला तो जब आपने 9 तारीख को देखा तो उस वक्त ट्रेंड बुलिश था? है। या नहीं, 9 तारीख तक मैं इतना एक्टिव नहीं था। अच्छा। 9 तारीख तक मैं इतना एक्टिव नहीं था कि 9 तारीख तक, क्योंकि बिकॉज प्राइस एक सपोर्ट जोन से ना ऊपर गया है। हाँ। आपने देखो 9 तारीख को मैं 44,000 रुपए बुक करके चला गया, हाँ, हाँ, और जबकि बैंक निफ्टी ने यहाँ पर कितना कितना बुल रन दिया, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट की रैली करी थी। हाँ। 600 नहीं, 700-800 पॉइंट की रैली भी करी है। कौन से सपोर्ट की बात कर रहे हो आप? ये वाले सपोर्ट, ये 9 तारीख ये है यहाँ पर हम लोग, हाँ। यहाँ से बैंक निफ्टी ने यहाँ तक अच्छा, ये एक जो बुल रन करी है। ये जो ये बोलेंजर पहला दिन है बॉलिंजर बैंड का बॉटम प्लस अच्छा, प्राइस का जो लो बना था उसमें, उसके आसपास एक सपोर्ट जोन में मार्केट था। अच्छा, मेरे को अच्छा। यहाँ से ट्रेड का प्लान करना था कि अब मुझे अगर आगे का प्लान करना है, ये तो यहाँ से ट्रेड का प्लान कैसे करूं। अब उसमें करना क्या हुआ कि मुझे फिर करना है, छोटा टाइम फ्रेम पे आ जाता हूं मैं, और अच्छा, ट्रेड्स एंट्री करने के लिए मैंने पूरा प्लान बड़े टाइम फ्रेम पे किया, हाँ। ट्रेड्स को स्विंग करने के लिए मुझे छोटे टाइम फ्रेम पे सर उससे पहले हम एंट्री वगैरह से पहले आप डेली टाइम फ्रेम पे फिर से चलते हैं। ओके, हम वहाँ पे सबसे पहले जो चीज मैंने देखी, आपने जो प्लान बनाया 9 तारीख पे ही बात करते हैं। एग्जैक्टली प्लान आपने बनाया, आपने देखा कि यहाँ पे एक सपोर्ट फॉर्म हो रहा है नीचे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैंडल्स वगैरह थी, यहाँ से पहले सपोर्ट गया था। ये एरिया सपोर्ट का था 50,800 और क्या होने के आसपास का सपोर्ट बैंक निफ्टी का। तो आपने सोचा कि यहाँ पे ट्रेड लेते हैं मिडिल बोलिंजर में। मिडिल बॉलिंजर बैंड, ठीक है, तो आपने सोचा कि यहाँ से लेंगे एंट्री, ये जो सपोर्ट है मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे, एक ट्रेड अपना प्लान कर सकते। प्लान कर सकते। उस वक्त आपको ट्रेंड डिसाइड नहीं था, नहीं, क्योंकि उस वक्त अगर आप देखो ये रेड कैंडल आई थी तो नीचे ही था एक तरीके से प्राइस। हाँ एग्जैक्टली, बट छोटे टाइम फ्रेम में मुझे रिवर्सल दिखे। अच्छा, ये पूरे डे की कैंडल्स है, आपको कैंडल क्लोज होने के बाद में दिख रहा है कि ऊपर जाके क्लोज हो गया, हाँ, बट छोटा टाइम फ्रेम भी आपको पहले इंटीमेशन देता है अच्छा, कि कहाँ मार्केट ओवरसोल्ड जोन में है, हाँ। कहाँ मार्केट रिवर्सल करना शुरू किया है, अच्छा, या छोटे टाइम फ्रेम के सेंटीमेंट्स क्या है। क्योंकि एक दिन में अगर आप देखोगे अवरली की 6 कैंडल्स बनती है, हाँ, हाँ, तो वहां पर 1-2 घंटा मार्केट नीचे रहा है, हाँ। ये लास्ट में जाकर उसने मूवमेंट ऊपर क्लोजिंग दी। जो आप कह रहे हो आपने जो रिवर्सल फाइंड आउट किया वो आपने 1 आवर में किया, 1 आवर में किया। तो यहाँ पे आपने एक्चुअली रिवर्सल फाइंड किया। हाँ सर अब मेरे को बताओ कैसे फाइंड किया, कैसे एंट्री बनाई, क्या स्टॉप लॉस एक रखा? चीज मैं आपको बता दूं, इसमें मार्केट का 2 चीज होती है, एक ओवरबोट जोन, एक ओवरसोल्ड जोन। तो इसके लिए भी मैं एक इंडिकेटर यूज करता हूँ आरएसआई पर, आरएसआई में भी थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ अगर मैं जाऊंगा इसमें 14 की जगह हाँ, सिर्फ मैं यूज करता हूँ 9 अच्छा, 9 को यूज करने के बाद हाँ, इसमें मुझे एक चीज देखनी होती है कि मेरा मानना ये है मार्केट में जब कभी भी आवरली चार्ट पे ब्लो 20 आरएसआई आ जाए, वहां से चांसेस होते हैं या तो प्राइस गिरना रुक जाएगा, एक टाइम वाइज करेक्शन में चला जाएगा, या प्राइस वहां से बैक ऑन स्टार्ट अच्छा, बाउंस हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा। ठीक। तो ये तो मतलब मुझे ये था कि जो अब पिछले दिन गिरा है ना, हाँ, उसके गिरने की औकात आपको पता होनी चाहिए कि कहां तक गिरेगा, हम्म, गिरेगा कहां तक ये आपको पता होना चाहिए। हम्म, तो गिरने के बाद पूरे दिन गिरा, और फर्स्ट आवर में अगर आप देखोगे एक अच्छा गैप डाउन खुला मार्केट, और फर्स्ट आवर में बाइंग आ गई। रीजन कि आरएसआई पूरा का पूरा बहुत बड़े ओवरसोल्ड जोन में चला गया था, पिछले दिन का प्रेशर और अगले दिन गैप डाउन, तो आरएसआई पिछले 6 घंटे में अपने सोल्ड आउट जोन में चला गया। अब मुझे सिर्फ यहां से जो मैं ढूंढता हूं एक रिवर्सल, कि मुझे अब यहां से रिवर्सल चाहिए। अच्छा, उसके लिए क्या रिवर्सल चाहिए, बिकॉज आरएसआई ओवरसोल्ड में चला गया हाँ, हाँ, है। स्कैल्पिंग मेरा माइंड है नहीं है, इस आरएसआई को हिट अप होना है, अब नहीं होगा, 2 घंटे बाद होगा, 3 घंटे बाद होगा, या कल होगा, हाँ, क्योंकि ये बैक टेस्ट अब कर लेना, ब्लो 15 4 घंटे से ज्यादा रुकता नहीं है। अच्छा, आरएसआई आरएसआई स्ट्रेंथ ओवरसोल्ड जोन हो जाती है, ब्लो 20 जब भी ये आएगा 4 से 6 घंटे से ज्यादा रोक वापस हो जाएगा वापस। ओके, या तो प्राइस को ऊपर जाना पड़ेगा, या प्राइस गिरना रुक जाएगा, एक साइड में ही कंसोलिडेशन होना शुरू करेक्शन हो जाएगा, टाइम वेज करेक्शन। तो ये बैक टेस्ट सब लोग कर लेना, मेरा तो बैक टेस्ट से तो समझ में आ जाएंगी चीजें कि हाँ कितनी ऐसे सिर्फ 85 के अबव जब प्राइस जाता है वो मेरा ओवरसोल्ड जोन हो जाता है। अच्छा, अच्छा, आवरली में 85 के ऊपर प्राइस गया, मेरा ओवरसोल्ड जोन हो गया, कि यहाँ से मैं कम से कम पोजीशंस को अब लॉन्ग रखूंगा। ब्लो 20 आप वहाँ पे कम से कम शॉर्ट का सोचते हो? कम से कम शॉर्ट को सोचूंगा और वहां से लॉन्ग करने की ज्यादा ट्राई करूंगा। अब ये तो हो गया, मुझे पता चला कि यहाँ पर प्लान किया कि ओवरसोल्ड जोन में हम आ गए, जितना गिरना था गिर चुके हैं। रीजन वो पहली कैंडल्स में अच्छा खासा रिवर्सल मिला। अब बात आती है इंट्राडे में प्लान करने की ट्रेड्स की, कि मैं अभी तक तो पूरा ओवरऑल व्यू बनाया मैंने, हाँ, कि एग्जीक्यूट कैसे करूं। आज मुझे प्लान करना है तो उसको इंट्राडे में ही कैसे एग्जीक्यूट करूं अभी के अभी, वो उसके लिए मैं इंडिकेटर जो है यूज करता हूं वीवैप, जो बहुत सारे लोग यूज भी करते हैं। इसका भी आपने बताया नहीं, वो एंकर्ड वीवैप है, वो अच्छा। ओवरऑल मार्केट का व्यू देगा आपको। अच्छा, 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 वीवैप हम लोग यूज करते हैं इंट्राडे ट्रेड के लिए सिर्फ। हम ये मानते हैं अगर वीवैप आज वीवैप के ऊपर आज का प्राइस है
तो बुलिश है। वीवैप के नीचे है तो आज का अच्छा, तो अभी जो आपने मेरे को बताया था वो एंकर्ड वीवैप बताया था, एंकर्ड वीवैप, पिंक लाइन सी थी। जो पिंक लाइन थी, ये ठीक है। ग्रीन लाइन है ना, ये वीवैप है। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, एंकर्ड वीवैप एक वीवैप, तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस मतलब है। अब ये जो एंकर्ड वीवैप है इसको आप डेली के टाइम फ्रेम में डेली के टाइम फ्रेम पूरा ट्रेंड पकड़ने के लिए कि क्या व्यू बन रहा है मार्केट हाँ, का। और आर्मली में आप यूज करते हो नॉर्मल वीवैप, नॉर्मली वीवैप, कुछ सेटिंग नहीं करनी चाहिए। कुछ इसमें सेटिंग चेंज नहीं करती। इसमें सिर्फ इतना पता चलता है कि मेरा अब मार्केट ओवरसोल्ड जोन में चला गया बड़े टाइम फ्रेम में, हाँ, एंकर ये अपने सेल आउट में दे दिया। अब छोटे टाइम फ्रेम में मुझे को ट्रेंड चेंज कैसे पता चलेगा कि मुझे छोटे टाइम फ्रेम में स्विंग बनाना तो कैसे बनाऊं। हाँ, प्राइस अगर अवर्ली चार्ट पे वीवैप के ऊपर में आ जाए तो वहां से ट्रेंड चेंज होता है। जब तक प्राइस वीवैप के ऊपर है, प्राइस बुलिश है। और पहला सबसे मेन ओवरसोल्ड जोन मिला। दूसरा मेन चीज क्या थी कि पहली कैंडल्स में स्ट्रॉन्गली बाइंग आई है, हाँ, स्ट्रॉन्गली बाइंग। अब मुझे अगर यहाँ प्लान कर रहा हूं मैं और मैंने कोई भी मंथ के दूर का ऑप्शंस बाय किया है, जो पहले ही गिरा हुआ है वो कितना गिरेगा, जो पहले ही जमीन पे गिर गया है, जमीन से नीचे तो पाताल में जाएगा नहीं अभी, ये बहुत जरूरी था। तो यहाँ मेरे को रिस्क मेरा कम था, मेरे पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा थी। तो वो एक यही दिन था जहां से मैंने प्लान किया, जब एंकर्ड वीवैप के ऊपर प्राइस आया, शायद इस घंटे में या यहाँ पर मेरे को प्लान हुआ, क्योंकि इस पे प्लान करने के बाद रिस्पेक्ट दे रहा था मार्केट। हाँ, यहाँ इसके नीचे फिर मार्केट गया ही नहीं। हाँ। वही रीजन था जो मैंने अपने टेलीग्राम में लिखा था, 51,200 पे जो मार्केट था, कि गलती से भी कोई अब पुट बाय नहीं कर लेना और कॉल सेल नहीं कर देना, नहीं तो बैंक निफ्टी बैंक को खाली कर देगा, मतलब अच्छा। पूरा डीमेट अकाउंट खाली कर देगा। रीजन वहीं से 3,000 पॉइंट की रैली मिली, क्योंकि आपने देखा था कि डेली टाइम फ्रेम पे हम एक कहते हैं ना नीचे से बोलिंजर बैंड के सपोर्ट पे, सपोर्ट में वहां से बैक होगा तो ये तो मिडिल लाइन तक जाएगा या अपर बोलिंजर बैंड तक जाएगा। करेक्ट। बट जैसे ही वो 20 SMA के ऊपर स्टार्ट हुआ, अपर बोलिंजर बैंड पे गए हैं हम लोग। कहां पर? अपर बोलिंजर बैंड में यहाँ पर हम लोग गए हैं, यहाँ गए हैं। तो ये मेरे को कंफर्मेशन दे दिया कि अब तो और मोटा बड़ा बुल रन आने वाला है। ठीक है। क्योंकि बॉलिंजर बैंड हमेशा जब भी डे का टाइम फ्रेम का ब्लास्ट होगा, वहां से आपको अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। ये नॉट ओनली फॉर द बैंक निफ्टी, स्टॉक्स में भी चलेंगे, इंडेक्स में भी चलेंगे, सभी जगह प्राइस हमेशा एक सा काम करता है सभी जगह। सर, तो अब यहाँ पे हम एक्चुअली थोड़ा सा एंट्री का एक्सप्लेन कीजिए। जैसे आपने बोला कि यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा था मेरे को, एग्जैक्टली। आप एक्चुअली 3 से 4 घंटा रुके एंट्री लेने से। उसमें मैंने वेट किया कि मार्केट में दो चीज होगी, हाँ। या तो ये प्राइस को थोड़ा सा कूलअप करके, यहाँ पर कूलअप करके ये RSI जो ओवरसोल्ड जोन में गया, वो कूलअप करेगा फिर से गिरा देगा। हाँ। बट RSI में वहां पर देखोगे कूलअप नहीं हुआ, प्राइस ऊपर रहा है, प्राइस ऊपर रहा और RSI भी ऊपर जा रहा है। RSI भी धीरे धीरे इस कैंडल्स पे आने के बाद में हाँ। स्टार्ट हो गया था ओवरसोल्ड से जोन से निकलने का। तो इस कैंडल्स में मेरा प्लान बना था। इसमें आपने एंट्री लिया, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? स्टॉप लॉस सिंपल, या तो उस दिन के मॉर्निंग के लो के नीचे कैसा लग दूंगा, या अगर मुझे इंटरडे में एग्जिट करना अपना ट्रेड इसी कैंडल के नीचे कैंडल क्लोज, तो मेरा एग्जिट। अच्छा, मतलब ये क्या कहते हैं, वीवैप के नीचे, वीवैप के नीचे क्लोज एग्जिट। रीजन मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि मैंने क्या बाय, कौन सा ऑप्शंस बाय किया है, वो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट यही है ऑडियंस, ये स्कैल्पिंग माइंडसेट्स के साथ बिल्कुल भी नहीं है। मैंने ऑप्शंस बाय किया था 20 दिन आगे का, अच्छा, दो हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद का। ठीक। मेरा SL भी जाएगा तो कितना जाएगा, मिनिमम 20 पॉइंट्स। अगर वहां से निफ्टी भी 100 पॉइंट गिरा तो मेरे प्रीमियम 20 पॉइंट कम हो। समझ गया। बैंक निफ्टी भी वहां से 300 पॉइंट नीचे गिरा, मेरे प्रीमियम में से 50 पॉइंट कम होंगे। बट मेरे पास टाइम कितना बड़ा था, 2 हफ्ते थे। 2 हफ्ते थे। अब वो 20 पॉइंट को 2 हफ्ते या 50 पॉइंट को या 100 पॉइंट भी मेरे अगेंस्ट चला जाता, मेरे पास 20 दिन है, क्या मैं मार्केट से 100 पॉइंट वापस नहीं ले सकता? आराम से ले सकते। अगर मेरा एक्सपीरियंस, मेरी स्ट्रेटेजी, मुझे काम करना आता है तो मैं आराम से ले सकता। तो सर यहाँ पे मान के चलते हैं आपने की एंट्री हो गई, स्टॉप लॉस आपका ये हो गया, आपने मेरे को जो लगता है, बताइए मैं गलत भी हो सकता हूँ, हाँ, आपने सोचा कि भाई जो बोलिंजर बैंड का 1 आवर का रेजिस्टेंस है वहां तक होल्ड करता वहां तक वो क्लोजिंग एग्जैक्टली उसने वही दी है उस दिन, उसके पास तक ही जाके मार्केट क्लोज थी उस दिन वहीं, उसके ऊपर हो गया, उसके ऊपर क्लोज हो गया। हाँ। तो अब मुझे प्लान कहां से मिला कि ये ट्रेड मैंने एंट्री एग्जीक्यूट यहां से किया। हाँ। वो जो बड़ा टाइम फ्रेम था ना, या बड़ी रैली थी, वो मुझे अभी तक नहीं पता था आगे क्या होने वाला है। हाँ। Exactly लेकिन आपका उस दिन का हो गया था कि भाई चलो प्रॉफिट इतना हो गया। हाँ। मेरे को यहाँ तक मेरा प्लान छोटा ही है कि बस मैंने 1 लाख लगा के 40,000 बना ली तो मेरा काम हो गया। ठीक है। यहाँ तक प्लान इतनी था। बट मेरे साथ में जब ये वाली जर्नी शुरू हुई यहाँ पर, तो अब मुझे लगा यार प्राइस आज के आज ही इतना बुलिश हुआ है, एंकर्ड वीवो 20 SMA के ऊपर क्लोज हो गया है। हाँ, हाँ। अब चांसेस बन सकते हैं ये अपर बॉलिंजर बैंड तक जाएगा, जिसमें कोई रेजिस्टेंस था नहीं। और सर एक और चीज थी, वो हमारा क्या कहते हैं, इसके ऊपर भी क्लोज हुआ था 20 SMA हाँ। और एंकर्ड वीवो के ऊपर क्लोज हो गया, तो डबल कंफर्मेशन हो गया, दोनों कंफर्मेशन हो हाँ, गया। हाँ। अब इसके ऊपर अगर इतने प्रेशर से सेल आउट के बाद मार्केट अगेन अगले दिन वापस हो जाए, तो ये साइकोलॉजी भी आपको समझनी पड़ेगी। मार्केट पहले दिन अगर प्रेशर से गिरा तो मतलब सेलर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उसके डबल प्रेशर से मार्केट में बाइंग आ गई तो इनके बायर भी स्ट्रॉन्ग है। तो इतना तो कंफर्म हो गया था, कल सेल करने वालों की आज बायर ने वाट लगा दी। मतलब ऑपरेटर पहले लोगों को सेल करवा दिया, पहले दिन निकल बाय पाया, करवा मतलब वीकेंड्स को मार्केट ने बाय पहले एग्जिट किया और फिर स्ट्रॉन्ग हैंड आके बैठ गए मार्केट में। एग्जैक्टली वो मेरा लक भी समझ लो कि मैंने वहां 2 घंटे वेट किया, तीसरे घंटे में मैं उस ट्रेन में बैठ गया जो ट्रेन वहां से
एरोप्लेन की तरह उड़ी है, मतलब वही बोल सकते हैं कि बैठे थे ट्रेन का टिकट लेके और फ्लाइट मिली, हम बैठ गए हम लोग फ्लाइट में जाके फिर। तो वो एक लक बाई चांस भी था, थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी था। तो ये रिवर्स हुआ, अगेन आगे क्लोज हो गया। ये 2 दिन में मैं बड़ा शांत रहा हूँ बैंक निफ्टी में, जिस दिन में एक दिन मेरा लॉसेस भी हुआ, 10 तारीख को आपका लॉसेस हुआ है। तो ये 2 दिन मेरे को चांसेस है, बट ये दिन में रैली में आपने देखा होगा मेरा फिर 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है। हाँ, मोटा मोटा सपोर्ट जोन मेरे पास था कि इसके नीचे जाएगा, नहीं रखूंगा। टाइमली एंट्री का प्लान वही है, कौन सा, वीवैप के ऊपर, 20 SMA के ऊपर। अब हम चलेंगे, यहां से मैं बुलिश होना स्टार्ट हो गया था, इस स्टेट से बुलिश होना स्टार्ट हो गया था कि अब अगर इस जर्नी को वापस यहां से बैंक निफ्टी निकाला है ना, तो ये 5 गैप अप देगा, 7 गैप अप देगा या 3 गैप अप देगा। आप लोग देखना, ऑडियंस बैक टेस्ट करना, ये मेरा बड़े लंबे टाइम का बैक टेस्ट है कि आप मार्केट कभी भी बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट करता है। इलेक्शंस के टाइम पे भी 5 गैप अप हुए मार्केट में, आप देख लेना। तो मार्केट बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट करने के बाद मिनिमम 5 गैप अप देता है, तो वो बहुत अच्छी रैली मिलती है देखने के लिए। वो शायद आपको आगे भी काम करेगी, कभी ऐसे आप लोगों को इवेंट्स मिले ट्रेड करने में या स्टॉक्स में किसी में भी आपको मिले ऐसा, वहां पर 5 गैप अप मिलेंगे आपको। तो वो BTST लेके जाने का रीजन सबसे पहले वही था कि मेरे को 5 गैप अप सेटअप मेरा दिख रहा था, जहां 5th गैप अप हो रहे थे। सर ये तो अभी हमने बात कर ली, स्विंग का थोड़ा सा हो गया, लेकिन अगर हमें यही, जैसे हमें व्यू मिल गया डेली पे, एग्जैक्टली आर्ली पे हमें मान के चलते हैं एंट्री भी समझ में आ गई, पर अगर हमें, वो तो हमने एक तरीके से स्विंग ही पकड़ रहे हैं उसमें भी, लेकिन अगर हमें इंट्राडे करना है, जैसे मान के चलो हमारी पोजीशन 30 मिनट के अंदर एग्जिट हो जाए, ऐसा कुछ बताओ इसमें। उमर भाई आपको ना, जैसे हमने पूरा प्लान किया, सबसे पहले मेन चीज तो ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि पूरा ट्रेंड बड़ा कहाँ पर है। हाँ, वो उसी के हिसाब से आपको प्लान करना है, वो हम समझ और गए। अगर इसी यहाँ पे आपको इंटरडे ट्रेड प्लान करनी है, हाँ। स्कैल्पिंग करनी है, तो आपको 5 से 10 मिनट में खत्म करनी पड़ेगी। पर इंटरडे में भी ऐसा होना चाहिए 40 से 50 मिनट आपकी ट्रेड चले एटलीस्ट। हाँ, तो सिंपल है, जो रूल हमने वहां पर अपनाए हैं, हाँ, जो रूल वहां पर हम एग्जीक्यूट कर रहे थे अभी के 5 SMA हाई के ऊपर, वीवैप के ऊपर, 20 SMA के ऊपर और बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट, हाँ, उसको सिंपल छोटे टाइम फ्रेम में ले आए। ठीक है। जैसे ही 10 मिनट में बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट होगा, वीवैप के ऊपर प्राइस आएगा, मतलब ब्लास्ट के सेंस के ऊपर क्लोज होगा, क्लोज होगा, ठीक है। हम यहाँ अपनी एंट्री बनाएंगे। हाँ, इसके नीचे का एक कैंडल क्लोज का एसएल रखेंगे, या हो सकता है उस दिन कैंडल्स हम उस दिन के लो का भी एसएल रख लेते, बट कोशिश करना इसको पहले आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक बाय करके जाके, तब धीरे धीरे अपने टाइम पीरियड को कम करना, अच्छे रिजल्ट आएंगे। और राइड करने में जो हम लोग बोलते हैं ना, सबको प्रॉब्लम आती है, हाँ, राइड करने में भी इसने कहीं आपको एग्जिट नहीं बोला है। हाँ, मतलब कहाँ एग्जिट candle बोला है, यहाँ टॉप पे। पे एग्जिट बोला है। उसके रीजन दूसरा क्या था, टॉप कहां पर एग्जिट बोला, जहां वो ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में चला गया। तो हमें ये चीज भी दिमाग में रखनी है कि अब अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, इंटरडे में ओवरसोल्ड जोन कहां जाएगा प्राइस का, वहां हमें एग्जिट भी करना है। दोनों चीज को मिला के ही इसमें राइड करने में आपको मजा आएगा फिर। सिंपल है कि 5 SMA हाई के ऊपर, वीवैप के ऊपर बैंड ब्लास्ट 10 मिनट्स का फ्लैट हो गए, आप एंट्री बनाओ, एंट्री बना के इसके नीचे का एक कैंडल का एसएल रखो अपना, और यहाँ पर एसएल आपका बड़ा नहीं होगा। हो सकता है बैंक निफ्टी में या निफ्टी में अगर सेम वीक में भी जाओगे तो 30 से 40 पॉइंट का एसएल होगा, अगले मंथ में जाओगे तो 20-15 पॉइंट का एसएल आएगा। तो कोशिश में यही बोलता हूँ, आप मंथली से पहले स्टार्ट करो इसको, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे आपके ना। तो स्कैल्पिंग माइंडसेट थोड़ा सा अलग होता है, क्विकली आपको डिसीजन लेने होते हैं, विद इन 5 सेकंड में आप लोगों को अपने डिसीजन चेंज करने होते हैं। अगर आपका डिसीजन चेंज नहीं हो रहा है तो वहां पर आप कहीं ना कहीं अपना कैपिटल को लूज करोगे ही करोगे। अच्छा, तो मेरा कंफर्ट जोन था, मैं अपने माइंडसेट को 5 मिनट में चेंज नहीं कर पा रहा था। हाँ, ऐसा नहीं मैंने स्कैल्पिंग कभी नहीं की, मैंने भी की, पर लॉसेस दिए। अच्छा सर, जैसे मैं समझ गया, ये बैंक निफ्टी में कैसे, वो आपने स्टॉक्स का भी हमें समझा दिया था थोड़ी देर पहले, उसमें भी 10 मिनट में सेम काम हो जाता है, सेम हो जाएगा। अगर इंटरडे में प्लान करना है तो यही चीज एप्लीकेबल करनी है। वीवैप के ऊपर 20 SMA के ऊपर, 5 SMA हाई के ऊपर क्लोज करे, 10 मिनट में बैंड को ब्लास्ट करे, एंट्री बनाओ। आपने अगर पूरे महीने में 20 ट्रेड करी है ना, 5 में एसएल दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 15 ट्रेड्स को ये गैप आपको होना चाहिए कि राइड पूरा टॉप तक करना है। आपने एक चीज देखी होगी मेरे पूरे इस स्ट्रेटेजी में, जहां मैंने लॉसेस काटे हैं वो छोटे काटे हैं, और जहां प्रॉफिट्स लिए हैं ना, तो वो पेट भर के प्रॉफिट लिया है। मतलब टॉप तक कोशिश करिए राइड करने की, उसका रीजन सबसे बड़ा सिर्फ यही है, राइड करने का। और कभी कभी तो आप जब भी क्लोज कर देते होगे, जब वो क्या कहते हैं 5 EMA या कहते हैं एंकर वीवैप के नीचे क्लोज कर देता हूं, वही सेम के सेम ही, जिसमें लॉसेस भी छोड़ जाते। सर 10 मिनट के भी टाइम फ्रेम पे आप देखते हो ये एंकर वीवैप, या सिर्फ 5 EMA देखते हो? नहीं, उसमें मेरे को 3 चीज, इंटरडे ट्रेड के लिए वीवैप का यूज करना है, बॉलिंजर बैंड का यूज करना है, 5 SMA हाई का यूज करना है। एंकर वीवैप का यूज नहीं करना, सिर्फ डेली में, बड़े टाइम फ्रेम में ही आपको ट्रेंड बताया, डेली या आवर्ली में। आवरली में। इसका अगर यूज करता भी मैं मोस्ट प्रोबेबली स्ट्राइक प्राइस पे जाके यूज करता हूँ। जो स्ट्राइक प्राइस में चूज कर रहा हूँ उसका ट्रेंड क्या है, कई बार उस पर लगा के मैं चेक कर लेता हूँ, तो वो थोड़ी सी चीजें अलग हो जाएंगी, वो डीपली जाना पड़ेगा, वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। उसका एक अलग का भी चैप्टर हम करेंगे कि स्ट्राइक प्राइस को कैसे चूज करते हैं, और उसको एंकर के थ्रू कैसे, कि वो कब ब्लास्ट होगा, कब उसको कब वो बुलिश होगा, कब बेरिश रहेगा। अच्छा सर, मैं आपको बता देता हूँ, मेरे को अभी जहां तक पूरी वीडियो समझ में आई, सबसे पहले तो हमें अपना बेस क्लियर करना है कि भाई मार्केट कहाँ जाने वाली है। जैसे अक्टूबर महीना शुरू हो रहा है, आप सबसे पहले देखते हो कि भाई वीकली में कहाँ जाने वाली है, बुलिंजर बैंड कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद आप डेली में देखते हो
आपका व्यू हो जाता है कि इस वीक में बुलिश रहने वाला है, बुल रन आने वाला है, बुल रन आने वाला है, बेरिश रन आने वाला बेरिश रन आने वाला है। है। हाँ, फिर उसके बाद आप आर्ली में जाके अगर वो लेट सपोज जो हमारी एंकर वी वेब है उसके ऊपर हो या 5 EMA के ऊपर हो, तो आप एंट्री प्लान कर लेते एंट्री प्लान कर देगा लो एसएल लगा के। जो उस दिन का लो होगा वो ऐसा होगा इसमें, बट स्ट्राइक प्राइस चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्राइक प्राइस आप चूज करते हो एक्चुअली मिनिमम 2 वीक्स को छोड़ 2 वीक्स का, जिससे आपका जो एसएल है वो छोटा हो जाता है। छोटा हो जाता है, और और- मेरी ट्रेड्स अगर लॉसेस में गई भी तो मैं उसको कैसे ना कैसे करके मैनेज कर दूंगा। हाँ। सेल करके मैनेज कर लूंगा, ऊपर से हैज कर दूंगा, और साथ में जब मार्केट रिकवर कर रहा होगा फ्यूचर बाय कर दूंगा। हाँ, या उसमें फिर मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हाँ मतलब पर 5 मिनट में आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, कैंडल आपके अगेंस्ट चला गया, तो आप क्या करोगे अब उसको? सर, जो नेक्स्ट चीज मैंने एक्चुअली देखी वो 10 मिनट का टाइम फ्रेम भी हम यूज कर सकते हैं, जिसमें बोलिंजर बैंड ब्लास्ट होगा तो हम एंट्री ले सकते हैं। इंट्राडे अगर के लिए उसको यूज कर उसमें मैं एक्चुअली एंकर वीवेब का यूज नहीं करेंगे, उसमें हम नॉर्मल वीवेब VWAP 5 EMA और 20 SMA का use। 20 ठीक है, तो हाँ। आई होप ऑडियंस को भी क्लैरिटी मिल गई होगी फिर से मैंने जब बताया। और एक चीज मैं ऐड कर दूं, अगर फिर भी आपको डर लग रहा हो ना, हाँ राइड करने में डर लग रहा हो, नॉर्मल कैंडल्स की जगह आप हाँ। इसको नॉर्मल कैंडल्स की जगह, जब आपको डर लगने लगे प्रॉफिट राइड ना हो, ऐसा कर दो, हैगन से की कैंडल लगाओ और राइड करो। अब आपको वो जो कई बार होता है ना, बीच में एक 5 मिनट की कैंडल रेड बन गई, ये एक 5 मिनट की कैंडल ग्रीन बन गई, यहां डर नहीं लगेगा। आप सिंपल अपने ट्रेड का प्लान करो, जब तक कोई भी कैंडल्स ब्लो में विक ना बना दे, हैगन से की कैंडल्स को डोजी ना बना दे, आपको ट्रेड से निकलना ही नहीं। कुछ भी हो जाए ट्रेड से नहीं निकलना, प्रॉपर उसको जब तक बैंड को टच करके चलते रहे, आप ना उसको राइड करो। हाँ। और एक और चीज मैं समझा सर, RSI जो आप यूज करते हो अगर बिलो 20 है वीकली में और आर्ली में, वो जितने बड़े टाइम फ्रेम आपको ओवरसोल्ड में मिलेगा ना, उतना ही बड़ा टाइम फ्रेम में आपको रिवर्सल भी दिखेगा। रिवर्सल मिल जाएगा। तो ठीक है, तो एक जबकि चीज- डेली में कभी न्यूज़ कभी खराब आती है, वीकली में हम लोगों को तब मिलता है, मिलता नहीं है रिसेंटली में, बट डेली में कई बार मिल जाता है, छोटे मोटे करेक्शंस मार्केट आती है तब मिलता है, वहां से भी आपको बड़े अच्छे बुल रन देखने को मिलेंगे। आवरली में आपको जरूर मिल जाता है। और अगर 85 के ऊपर है RSI, ओवरसोल्ड जोन में चला ओवरसोल्ड जोन है, मतलब वहां से आप सेल की पोजीशन ज्यादा है। ज्यादा देखता हूँ। हाँ। सर जैसे अभी तो हमने स्ट्रेटेजी समझ ली, आई थिंक बहुत सारे लोगों को एक्चुअली बहुत प्रीमियम कंटेंट हमने दिया, पेड स्ट्रेटेजी एक तरीके से दिया उनको, तो काफी मजा आया होगा। लेकिन सर अब बहुत बड़ा क्वेश्चन है मार्केट में, या कह सकते हो बहुत लोग एक्चुअली स्ट्रगल कर रहे हैं लॉसेस से। आपने 45 लाख का लॉस किया था, ठीक है, तो करीबन 45 लाख का लॉस किया था, उसके बाद आप प्रॉफिटेबल हुए, 2-3 CR का आपने प्रॉफिट कमाया। तो सर अगर कोई लॉसेस की जर्नी में है, सो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे, किस तरीके से बताना चाहेंगे कि भाई तुम ऐसे लॉसेस से ओवरकम कर सकते हो, बिकॉज आप उस जर्नी से खुद निकले हो? देखो, मैं अगर अपना एक्सपीरियंस से बताऊं उमर भाई, तो खासकर आपको बहुत सारे लोग भी ना, आज मार्केट का एक सिंपल रूल है, 90 डेज रूल। स्टार्टिंग के 90 दिन में 90% लोग स्टार्टिंग का 90% कैपिटल लूज कर देते हैं अपना इस मार्केट में। फिर उनको सिर्फ वही रहता है कि मेरा पैसा किसी तरीके से वापस आ जाए। तो नए लोग अगर मार्केट में आ रहे हैं, पहले मेरा सजेशन उनको ये रहेगा, मिनिमम 2 ईयर इस मार्केट में आप ना इक्विटी के साथ काम करो, ऑप्शंस को समझो, ऑप्शंस के बिहेवियर को समझो, कैसे वो काम करते हैं, कैसे वो चलते हैं। और रिस्क स्टार्टिंग के 2 साल में अगर आपने इस मार्केट में पैसा बचा लिया ना, आप बड़ा पैसा बना सकते हो। क्योंकि आज भी 93% लोग लॉसेस में हैं, जिसमें अगर मार्केट में 93% लोग लॉसेस में है ना, 90% लोग आजकल अपने रिकवरी करने पे ही है आज भी। मतलब 3% 4% लोग ऐसे जो नया कुछ करने में है, 90% लोग इसलिए मार्केट में कि अपने पुराने लॉसेस को कवर करने के लिए, खासकर ऑप्शंस बाय की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो आज भी इसलिए लगे कि मेरा लॉसेस कवर हो जाए। तो नए लोगों को और सजेशन दे दूं कि कम से कम मार्केट में 2 साल आप इक्विटी में काम करो और मार्केट को समझो। मतलब सिस्टम में आने के लिए पहले सिस्टम को समझना जरूरी है। स्टार्टिंग के डेज में आप लूज मत करो। अगर स्टार्टिंग के डेज में आपने लूज नहीं किया ना, तो इसमें आगे जाके सक्सेस हो जाएगा। रीजन होता है ना कि आप स्टार्टिंग में, आप क्रिकेट में देखते होंगे, क्रिकेट में एक एग्जांपल है, आप स्टार्टिंग में बेशक रन ना बने पर विकेट नहीं जाना चाहिए। स्टार्टिंग के डे आते के साथ 1 2 4 5 6 ओवर में ना विकेट नहीं गिरना चाहिए, बेशक रन ना बने। होता क्या है, बाद में स्ट्राइक रेट तो बढ़ी जाता है, अगर आपके हाथ में विकेट्स होते हैं ना, तो फिर आप उसको कवर अप कर ही लेते हो। सेम एग्जांपल ये भी है, स्टार्टिंग के 1 से 2 साल पैसा लूज नहीं करना। वाकई में 1 से 2 साल में जो लोग लूज कर लेते हैं ना, उन लोगों ने मार्केट में बुरा हाल है। अगर 2 साल आपने इस मार्केट में अपने आप को बचा लिया, आप कभी भी इस मार्केट में लॉसेस फेस में नहीं रहोगे। आप कह रहे हो कैपिटल सेव करके चलो, 2 साल सेव कर लो, पूरा फोकस 2 साल लगा दो अपने कैपिटल को सेव करने के बाद। 2 साल के बाद आपका माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी अलग लेवल की होगी। उस कैपिटल्स को ना आप बड़ा अच्छे कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हो। कॉन्फिडेंस होगा एक तरीके से, कॉन्फिडेंस होगा, चीजों को पता होगा। क्योंकि यहाँ पैसा लूज तब होता है इंसान का जब नॉलेज ही नहीं है, पता ही नहीं है क्या करना। या तो टिप्स पे पैसा लूज कर रहे हैं, या कहीं से कुछ भी स्ट्रेटेजी यूज करे जा रहे हैं। मेरी स्ट्रेटेजी में मैं काम कर सकता हूँ, शायद आपके लिए कंफर्ट ना हो, तो मैं ये बार बार एक ही चीज को बोलता हूँ कि भाई, आपका कंफर्ट अगर ऑप्शन बाइंग का नहीं है, स्कैल्पिंग का नहीं है, आपका कंफर्ट अगर स्विंग ट्रेड का है, आपको कंफर्ट अगर किसी और चीज में ट्रेड करने का, तो वहां करो।
जरूरी नहीं है कि मेरे को स्कैल्पिंग ही करनी है। मैं छोड़ दिया था 5 साल पैसा लूज करने के बाद भी स्कैल्पिंग इसलिए छोड़ दी कि मेरा माइंडसेट विद इन 5 सेकंड्स में ना डिसीजन चेंज नहीं कर पा रहा था। तो मेरे कंफर्ट जोन नहीं था, शायद आज भी करता रहे तो आज भी लूज ही करता, तो मैंने वो ड्रॉप ही कर दिया। जितने लोग मुझे जानते हैं वो उनको पता है और उनकी भी हैबिट छूट गई है। मैं सीरियसली बताऊं, उन लोगों की भी हैबिट छूट गई है। ब्रोकरेज कम लगेगा, ट्रेड्स की विनिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, आपका जो हार्ट बीट बढ़ता है ना ट्रेड लेने के बाद, वो कभी नहीं बढ़ता। सर पर मतलब जिन्होंने ऑलरेडी लूज कर रखा लूज है कर चुका है, उनके लिए क्या होगा सर? अगर मार्केट ये तो उनके लिए होगा जो नए आ रहे हैं। नए आए, ये चीज होगी उनके लिए जो मार्केट में नए आए हैं अभी। जिन लोगों ने ऑलरेडी लूज कर चुका, तो वो लॉस जो लॉसेस आपके हैं, उन लॉसेस को भूलना पड़ेगा आपको। माइंडसेट और आपकी साइकोलॉजी बहुत स्ट्रोंग जब होती है ना इस मार्केट में, तभी आप यहाँ पर ना आगे जाकर प्रॉफिट्स बना पाते हो। क्योंकि हम लोगों की आज भी हैबिट हुई है लॉसेस में बैठना है और प्रॉफिट्स को प्रो राइट करना नहीं है। तो पुराने लॉसेस को तो आपको समझना पड़ेगा कि ये मेरी मार्केट की फीस थी, मैंने मार्केट को फीस दी है। मार्केट में कोई पैसे की कमी नहीं है। अगर आप आज भी अपनी चीजों पे काम करो, आगे भी आप अपनी चीजों पे काम करोगे, उस पैसे को भी रिकवर कर सकते हो। मैं बोलता हूँ ना कि मार्केट जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और मार्केट जब लेता है तो थप्पड़ मार के लेता है। तो मार्केट में देने, अगर आपके पास कोई स्ट्रेटेजी है या सेटअप है, उसको प्रॉपर फॉलो करोगे तो बहुत पैसा बना सकते हो। जितने लॉसेस मेरे पिछले 6 साल में हुए थे ना, 1 से 1.5 साल में मैंने पूरे रिकवर किए। ये आपने सेटअप फॉलो किया, सेटअप की है, तो वो चीज पे आपको पर्टिकुलर काम करना पड़ेगा। ये साइकोलॉजी आपको भूलनी पड़ेगी कि मेरे पुराने लॉसेस कितने हैं। मतलब आपके चाहे 1 लाख हो या 1 करोड़ रुपए हो, आपको बोलना पड़ेगा कि मेरी ये मार्केट की फीस थी। अगर उन लॉसेस को हमेशा माइंड में रखोगे, कभी भी अच्छा कुछ आगे कर नहीं पाओगे आप। मैं बोलता हूं हमेशा कि कृष्ण जी जैसा ज्ञान और अर्जुन की कमान आपके पास होनी चाहिए, तभी इस मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। अच्छा सर, बहुत सारे लोग एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, कमेंट में भी आ चुका होगा, आपकी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी क्या है? क्योंकि किसी ने भी आपसे ये नहीं पूछा कि सर आप रिस्क कैसे मैनेज करते हो। रिस्क मैं वही बोलता हूँ, रिस्क की कैपेसिटी मेरी क्या है। फॉर जैसे एग्जाम्पल 1 लाख से शुरू किया आपने, हाँ, तो रिस्क कैसे मैनेज करके चलते थे? मेरा रिस्क एक्चुअली क्या होता है, जितना मेरा डीमेट अकाउंट में पैसा होता है, आपको उमर भाई 2 चीज बताऊंगा। एक, बहुत सारी ऑडियंस भी गलती करते हैं और मतलब मैंने भी पहले की है, वो चीज बताऊंगा। रिस्क मेरा मैनेज हमेशा होता है कि मेरा सिर्फ मैं अपने कैपिटल का 10% ऑप्शंस के लिए ही एक बार यूज करता हूँ, मतलब डीमेट में रखता हूँ। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1 CR है, तो मैं 90 लाख को बाहर रखूंगा, 10 लाख को अपने डीमेट में रखूंगा और डीमेट से ट्रेड करूंगा। तो मैं क्यों स्ट्रांगली डिसीजन ले पाता हूँ? बिकॉज ऑफ मेरे पास 90 लाख रुपए मार्केट का बनाया हुआ पड़ा हुआ है। मेरे 10 लाख रुपए अप एंड डाउन भी होते हैं, तो मैं वहां से पैसा फिर से ऐड ऑन कर सकता हूँ। पर ऐसा है, मान के चलिए आप एक पोजीशन में कितना रिस्क देने के लिए रेडी रहते हो, लूज करने के लिए रेडी रहते हो? जो मैं अभी करता हूँ, मैं मार्केट के हिसाब से जो मेरा सेटअप है उसके हिसाब से रहता है। ऑलमोस्ट 15 से 20% के बाद मैं निकल लेता हूँ ट्रेड्स में। लूज जहाँ सेटअप ने बोला एग्जिट, तो वहां फिर एग्जिट करता हूँ। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मेरी हैबिट बहुत अच्छी है कि मैं अपने प्रॉफिट्स को ना कंटिन्यूसली विड्रॉ लगाता हूँ, विड्रॉ लगाता हूँ, जो कि बहुत सारी ऑडियंस की बहुत बड़ी मिस्टेक है। प्रॉफिट्स को विड्रॉ नहीं लगते। मेरे आज भी 7 लाख का विड्रॉ पड़ा, अगर पीएल में आपको दिखाऊं, शायद मंडे को 7 लाख का विड्रॉ आ जाएगा। अच्छा। मैंने फ्राइडे को लगाया था, 2 लाख विड्रॉ आ गया है। 7 लाख का आपको मैं दिखाऊं तो अभी भी 7 लाख को मेरा विड्रॉ आ जाएगा। तो ये हैबिट विड्रॉल वाली आपके पास होनी चाहिए। जब आपके पास बैकअप में कैपिटल होगा ना, तो लाइव मार्केट में आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। हाँ बिल्कुल, आप सही बोल रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रॉफिट तो कमाते हैं पूरा हफ्ता, हाँ, एक दिन मार्केट को दे देते हैं, और उसमें अगर वो विड्रॉल निकाल लेते तो उनका पैसा बच जाता। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है, मतलब लोगों की लॉसेस के कारण ये भी है। आप यहाँ पर इस डीमेट अकाउंट को 2 तरीके से देख सकते हो। एक तरीका है इसमें आपका एटीएम मशीन, एक तरीका आपका डिपॉजिट मशीन। डिपॉजिट में क्या होता है कि आप आते हो डिपॉजिट मशीन में, डाले जाओ और कितना भी डाल लो कोई पता नहीं है। एक डीमेट अकाउंट को आप एटीएम की तरह यूज करते हो। अच्छा लगता है जब आपका प्रॉफिटेबल पैसा आपके मॉर्निंग में 7:30 बजे एक मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए आ गए, तो कितना अच्छा फील होता है कि आज भी मिडिल क्लास, मैं भी मिडिल क्लास से आता हूँ, मैं कोई हायर क्लास से नहीं हूँ, और बहुत नीचे से यहाँ तक हम लोग आए हैं। 5 लाख रुपए या 7 लाख रुपए एक वीक की इनकम ना मेरे हिसाब से मिडिल क्लास में नहीं होती इंसान। तो यहाँ तक लाना, एक मार्केट में इतनी पावर है कि आप जब सो के उठते हो ना, आपको अपने विड्रॉ लगा है, तो आपको पता होता है कि 5 लाख रुपए का मेरा विड्रॉ लगा हुआ है। अंदर से फील आता है, कॉन्फिडेंस आता है। तो मेरा कैपिटल डिवाइडेड रहता है मोस्टली, मेरा रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट भी रहता है, और मेरे ट्रेडिंग के लिए भी मेरा अलग अलग डिवाइडेड करके रखता हूँ कैपिटल को, कि ये मेरा 1 करोड़ रुपए है तो 90 लाख मैंने बाहर रखा है, 10 लाख रखा है मेरे डीमेट अकाउंट में। 10 से अगर मैंने 15 भी बनाया ना वीकली में, तो 5 लाख विड्रॉल लगना ही निकला है। और अगर वो 10 उड़ भी गया तो उड़ गया तो फिर 10 डालूंगा। मेरे पास बैकअप है ना एक्चुअली। मेरे ट्रेड की, मैंने आपको दिखाया कि ट्रेड की विनिंग कैपेसिटी कैसी है, कि मैं अगर मेरे फेवर में ट्रेड्स आता है तो मैं 1 को अगर 10 बना सकता हूँ, तो 10 को 50 तक भी ले जाता हूँ कई बार। तो वो चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब लूज होता है पैसा तो मैं एक बार रेस्ट भी लेता हूँ। दिखा मेरा 10 का 5 आ गया तो मैं थोड़ा सा रेस्ट लूंगा, कोशिश करूंगा पहले अपना कैपिटल पूरा करूं, बाहर से कैपिटल न डालना पड़े। तो ये भी चीजें भी है। तो आपको पुराने लॉसेस आपके भूलने पड़ेंगे। वो मार्केट की फी है जो आप पे कर चुके हो। किसी ने 2 लाख की, किसी ने 20 लाख की, किसी ने 50 लाख की, तो मार्केट की फीस थी
आपने दी है, आपको समझनी पड़ेगी, उन चीजों को भूलना है अगर इस मार्केट में आगे सर्वाइव करना है तो। सर जहां तक मैं आपका रिस्क मैनेजमेंट को समझा हूं, आप ये बोल रहे हो कि आप 1 करोड़ के कैपिटल में से 10% लेते हो और वो एक ऐसा 10% है जो कि पूरा लूज भी हो जाए तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली। लेकिन ऐसा रहता है कि अगर उसमें से 50% भी उड़ गया तो मोटा मोटी आप थोड़ा रेस्ट ले लेते हो 1-2 हफ्ते का, हाँ। जिसके बाद आप फिर से शुरू करते हो ट्रेडिंग। और मैं कोशिश करता हूँ पहले अपना कैपिटल को पूरा करने की वहां पे, कि पूरा कैपिटल हो गया मेरा, क्योंकि मेरी ट्रेड मोस्टली अगर मैंने 8 ट्रेड या 10 ट्रेड लिए तो 10 में से 6 या 7 ट्रेड भी मेरे फेवर में आती है, तो मेरे कैपिटल को डबल कर देती है। आपका विन रेशियो कितना है, मतलब आपकी स्ट्रेटेजी का? वो स्ट्रेटजी का आपने पूरा रिजल्ट देखा ही होगा। नहीं मतलब जैसे हमने तो बुलिश मार्केट में देख लिया, हाँ। लेकिन कभी कभी मार्केट कहते हैं ना काफी ज्यादा, क्या कहते मेरा हैं, मतलब आप होता है। समझ लो 80-90%, मतलब 10 में से 7-8 ट्रेड मेरी सक्सेसफुल रहती है। अच्छा। तो इतना रेशो है कि 7 से 8 ट्रेड्स रहती है, पर जो ट्रेड्स मेरी विनिंग ट्रेड्स होती है उसमें प्रॉफिट्स बड़े होंगे और लॉसेस छोटे होंगे। अच्छा सर, मैं एक क्वेश्चन पूछना भूल गया आपसे। जैसे आपने जो मेरे को स्ट्रेटेजी बताई है तो हमने बुलिश की देख ली, हाँ, तो बेरिश में भी सेम काम करती है? सेम होगा, अभी बेरिश में भी सेम होगा, बट इस स्ट्रेटेजी को पिछले 1 साल से 1.5 साल से अभी तक मैं बेरिश साइड में यूज नहीं कर पाया, क्योंकि मार्केट ओवरऑल बुलिश। मार्केट पिछले 1.5 से 2 साल तक कभी मौका ही नहीं मिला है कि वीकली में इस तरीके की सिचुएशन बनी हो। जब बनी भी है तो मार्केट बहुत बड़े गैप डाउन में खुली है, किसी भी न्यूज के कोई इवेंट की वजह से, ये कोई भी इवेंट की वजह से, तब उसमें मौका नहीं मिला। जैसे अभी मार्केट जब फॉल हुई थी जब इलेक्शन के वो आए थे, इलेक्शंस के, तो उसमें मौका ही नहीं मिला। नहीं, खासकर इवेंट्स को मैं अवॉइड करता हूँ ट्रेड करना। अच्छा। करता भी तो सिर्फ एंजॉय करता हूँ 10-50 हज़ार, बाकी मैं कोशिश करता हूँ इवेंट्स में। आपकी गैम्बलिंग होती है। हाँ, रीजन के वीक्स वहां पर इतना हाईलाइट्स होता है, हाई होगा कि लोगों को भी वीक्स के बारे में भी नहीं पता कि वीक्स कितना होना चाहिए, कम ऑप्शन बायर का टाइम आता है। तो ये सब चीजें हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बाद ही आती है सीख के ना, कि विक्स अगर बढ़ रहा है, मार्केट भी अगर बढ़ रही है तो ऑप्शंस बायर के ना गोल्डन टाइम है। विक्स अगर अबव 18 है तो ऑप्शंस बायर के ना किलिंग टाइम है, कि आप बिल्कुल बाहर बैठ। अच्छा, तो आप ये भी देखते हो कि यार अगर मेरे को ऑप्शन बाइंग करनी है आज के दिन तो विक्स 18% से नीचे हो? मैं एक्चुअली अपनी ऑप्शन बाइंग तभी करता हूँ जब 15 के बिलो में विक्स हो। अच्छा, है ना, तो बता प्रीमियम मूवमेंट नहीं देगा? प्रीमियम मूवमेंट नहीं देगा। अगर 18 के अबव और विक्स फॉल करना स्टार्ट होगा, मैं ऑप्शंस भी बाय करूंगा, मेरे प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे। समझ गया, ये होता है। तो आप बहुत सारी चीजें देखते हो। बहुत सारी चीजें, मतलब ये ना कि एक चीज से पैसा नहीं बनता, आपको सारे सिनेरियो पे फोकस रखना पड़ता है। कब मेरा टाइम आता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि टाइम पे ही पैसा बनता है ऑप्शन बाय, क्योंकि हमें मोमेंटम कैप्चर करना है। वो स्टॉक्स में मिले, वो चाहे आपको इंडेक्स में मिले, तो वो मोमेंटम को कैप्चर करोगे तो आपका पैसा बन जाएगा। ठीक है। सो आई होप दोस्तों आपको पूरी वीडियो समझ में आई हो। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच शुएब सर, आप आए। जाते जाते दोस्तों अगर मैं आपको बताना चाहूँ, स्टॉक्स फाइंड अगर आपको करने हैं तो शुएब सर का टेलीग्राम ग्रुप में आप जा सकते हो। वहां पे सर ने स्कैनर वगैरह दे रखा है, स्कैनर वगैरह है वहाँ पे, आप जाके देख सकते हो। जैसे अभी ये सर ने बताया ना, सर स्टॉक में भी ट्रेड करते हैं, तो वहां पे आप जाके देख सकते हो सर की स्ट्रेटेजी वगैरह। सर मेरे को पर्सनली काफी ज्यादा मजा आया आपके साथ शूट करके। आई होप ऑडियंस को भी पसंद आया हो। अगर ऑडियंस को पसंद आएगा तो हम और भी फ्यूचर में वीडियो करेंगे आपके साथ, और मैं तो आपको थैंक यू कहूंगा सर। और जाते जाते अगर आप मेरी ऑडियंस को कुछ बोलना चाहें, कुछ भी कहना चाहें, आप कह सकते हैं। यार बस यही है कि मतलब आपकी मेहनत का पैसा है, आप इस पैसे को ऐसे वेस्ट ना करो। आपका हार्ड मनी है, आपके बच्चों के फ्यूचर का पैसा है। तो मैं भी बिल्कुल जीरो से उठ के खो के आज सब ये एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर किया हूँ। अगर आप सर्वाइव कर पा रहे हो उस चीजों को करो। गलती से भी लोन लेके अपना गोल्ड बेच के, कोई भी प्रॉपर्टी बेच के इस ऑप्शन बाइंग में खासकर ना हो। तो ये 2-3-4 चीजें हैं, बस बोलने को तो ये सभी लोग ज्ञान देते हैं, बट समझना तो हर आदमी में इतनी माइंड साइकोलॉजी है, या आपको खुद का माइंड भी है कि आप क्या गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो। आप चाहे गलत कर रहे हो, अंदर से जरूर आवाज आती है, मेरे बच्चों की मेहनत का पैसा है या मेरे बच्चों के फ्यूचर का पैसा है, मैं यहाँ लूज कर रहा हूँ। तो क्योंकि मैं फेस करता हूँ, मेरे पास इतने लोगों के कॉल्स और मैसेज आते हैं ना, सर मैंने 50 लाख डुबो दिया, 1 करोड़ डुबो दिया, मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, मैंने वाइफ के गहने बेच दिए। तो प्लीज ऐसी रिक्वेस्ट है कि ऐसी गलतियां ना करो। और ये जो हमने डिस्कस अभी किया है 1 लाख के चैलेंज वाला, इस चीज में कोई एक दिन का काम नहीं था। ये पूरा का पूरा जो चैलेंज था, ये मेरी 10 साल की मेहनत थी, या मेरी स्ट्रेटेजी में मेरी पूरी मेहनत थी और मेरा एक्सपीरियंस था। आप फॉलो करना, और इसको फॉलो भी करो तो पहले कैश स्टॉक के साथ करना, रिजल्ट आए धीरे धीरे आप ऑप्शंस की तरफ जाना, ऑप्शंस भी मंथली बाय करना, तब जाके कहीं ना कहीं अपना रिस्क मैनेज करके इस चीज को आगे लेके बढ़ना। तो यही मैं कहना चाहूंगा ऑडियंस के लिए कि भाई आपका मेहनत का पैसा है, सेव रखो, जहां कंफर्ट जोन हो वहां ट्रेड करो। जरूरी नहीं है हर इंसान को ऑप्शंस करना है, आप स्विंग ट्रेड कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में करने के लिए। तो बस इतना ही है। तो सो थैंक यू सो मच सर। एंड दोस्तों अगर आप शुएब भाई को फॉलो करना चाहते हैं तो हम इनके जितने भी सोशल मीडिया के लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।